दीजिए, थैंक यू। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, बचवा लोग एंड बचवी लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड 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 मॉर्निंग। बढ़िया सुंदर। सुबह सुबह नहाते धोते हो तुम लोग यार? सुबह कौन नहा रहा है सर? हम तो आंख में पानी मारते ही बैठ जाते हैं। कभी कभी तो पानी भी नहीं मारते हैं, उठते हैं ऐसे ही बैठ जाते हैं। नहीं। हाँ, सीधा। बताओ तुम लोग थोड़ा। This is my first lecture. Yes, that's why I'm also ready to boost you all today. Okay? आज अपन फोड़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों लोग, रेडी हो? तो अभी वेक्टर को अपन कंप्लीट किए हैं। ऑल्दो मैंने तुम्हें हमेशा की तरह बताया है, लामीज थ्योरम और पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहीं दिख जाए तो वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन न्यूटन्स लॉ में लामीज का अपन देखेंगे, इक्विलिब्रियम का, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर जहां पे यूज होगा वहां देखेंगे। कहां पे? काइनेमेटिक्स में और वो न्यूटन्स लॉ में, ताकि आपको समझ भी आ जाए, उसके एप्लीकेशंस भी समझ पाओ। वेक्टर में उसे हम नहीं देखते हैं, वो मैं नहीं करवाता हूं, ऑल्दो मैं लाया था लेकिन वो फ्लो भी नहीं बना उसका। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कल मैंने बताया था आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ। ठीक है, तो एकदम मस्त वाला मजा आ रहा है। रेडी हो सारे लोग पढ़ने के लिए? फर्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है ना, है ना, है ना, है ना? हाँ, कर लो, बिल्कुल कर लो। अरे यार, क्वेश्चन कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात आया समझ में? एकदम कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सर का क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करो धुआंधार, एकदम फोड़ डालो सारे के सारे, है ना? चलिए, ग्रेट। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, है ना? अब जल्दी से फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तुम लोगों को पता ही है, ऐसे चीजें थोड़ा मोड़ा हो जाता है, लेकिन अपन जल्दी से करो। जल्दी से फटाफट से वाई टाइप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो फटाफट से, अगर रेडी हो। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एआईटी के क्वेश्चंस तो वो ना थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करेंगे, आज तो शुरुआत कर रहे हैं तो आज सारा कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, वेक्टर तुम लोगों ने करा कंप्लीट, वेक्टर करा कंप्लीट, टेस्ट है, पता है ना तुम लोगों को, वेक्टर का पूरा टेस्ट है। और बेसिक मैथ्स का भी टेस्ट है, तो बेसिक मैथ्स के 5 क्वेश्चन आएंगे और वेक्टर के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे संडे को फिजिक्स का, और 15 बाकी का। क्लियर हो चुका है? ओके, यस। चलिए, तो जो नहीं कंप्लीट किया हो वो पूरा करो। होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट पीवाईक्यू का था, उसे कवर अप करो। राइट, पक्का? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक बेहतरीन सा लेक्चर, मस्त वाला, मजा आएगा, फील आएगा, एकदम तगड़ा वाला। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, एज ऑलवेज मैं डाउट ले रहा हूं तुम लोगों का। तो आज रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास नहीं है सर? अच्छा, आज लेक्चर का स्टार्ट कहाँ किया? हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं एक सिलेक्शन ओरिएंटेड बैच, न्यूट्रॉन ड्रॉपर नीट बैच में। और आज अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है इसे पढ़ने के लिए, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है इसे पढ़ने के लिए, बिल्कुल जीरो से भी जीरो, बेसिक से स्टार्ट करके अपन इसे कवर अप करेंगे और एकदम सब कुछ होगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये है लेक्चर नंबर 1। ऑल्दो बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर हमने कंप्लीट किया है, और अगर कोई बच्चा नया है, फर्स्ट क्लास है, या फिर थोड़ा थोड़ा उधर पढ़ा है, तो भी आगे अब पढ़ने के लिए उन चीजों की तुरंत से आवश्यकता नहीं है। वेक्टर की आवश्यकता न्यूटन्स लॉ के बाद पढ़ने वाला है, और बेसिक मैथ्स का आवश्यकता अगले चैप्टर काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाला है। इस चैप्टर में कुछ भी जरूरत नहीं है बेसिक मैथ्स का। तो तुम स्टार्ट लो इसको, मेरे साथ धीरे धीरे कवर अप करो, और जो बैकलॉग है तुम लोगों का वो कवर करो, और कसम खो आज कि तुम्हारा बैकलॉग आगे नहीं होना चाहिए। सर, डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मैग्नीट्यूड किसी एक वेक्टर का हो सकता है, राइट, लेकिन रिजल्टेंट जो होगा वो भी एक वेक्टर का हो सकता है। लेकिन 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए मेथड हो जाएगा, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए मेथड हो जाएगा, लेकिन 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। इंडिविजुअल वेक्टर का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है, इंडिविजुअल वेक्टर का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है। तो आज अपन एक बच्चा का जो डाउट है वो हम ले रहे हैं। सबसे पहले डाउट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाउट ले रहे हैं। एक बच्चा ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो लेंथ ऑफ द वेक्टर रहता है। अगर एक ही वेक्टर है तो इसका लेंथ ही मैग्नीट्यूड है, इसके लिए दोनों सेम होगा, ये लेंथ ऑफ द वेक्टर। लेकिन अगर मल्टीपल वेक्टर एक्शन में आ जाएगा, अगर मल्टीपल वेक्टर एक्शन में आ जाएगा, मल्टीपल वेक्टर एक्शन में आ जाएगा, तो इसमें सबका
मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड सी के बराबर है, ऐसे अलग अलग है, बट इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अलग है। क्लियर हो गया? हाँ, जेई वाले भी कराएंगे श्रेया बेटा, लेकिन थोड़ा लेवल अप करा करा के, ठीक है? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पहला दूसरा में हम जान के वहां पे रोके हुए हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे को थोड़ा सा वार्म अप सेशन दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नए हैं इसीलिए, और आप लोग को मैंने दे भी दिया था 3 क्वेश्चन वहां पे जेई के, है ना? कहीं ना कहीं मैं जरूर करा दूंगा। एईटी तो मेरे हाथ में है, वो तो मेरे हाथ में कि एईटी में बोल दूंगा एक दिन की अभी नेक्स्ट 3 डेज सिर्फ एईटी वेक्टर का होगा, लेवल अप क्वेश्चन का। सोचो क्या होगा। अब एईटी तो मेरे हाथ में है ना, मैं कभी भी ले सकता हूँ एईटी, एईटी का लेवल अप कभी लिखता तो आप परेशान मत होइए, आपका पूरा तैयारी कराएंगे एक एक चीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स मेरे साथ बिल्कुल लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग ड्रॉपर के बच्चे हो, आपको नोट्स लिखने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है बेटा? ठीक है, तो अभी आज अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पुराना कोई भी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। क्या तुम लोग एग्री हो? और तुम लोग एकदम सही हो। ऑल्दो मुझे 4 बात करनी है वेक्टर का, तो मैं लिख लेता हूँ यार, जब क्लास ओवर हो रहा होगा ना, तब मैं लिख लेता हूं वेक्टर के 4 बात। क्या लिखूंगा? वेक्टर का 4 बात करना है सर आपको। वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोपाइड, ये सब जो होता है वो बात करना है। मिनिमम एंगल कितना होगा, मिनिमम वेक्टर कितना होगा, एम्स में पूछा था 2020 में क्वेश्चन वो। ठीक है, तो वेक्टर का कुछ चीज बात करना है, लेकिन ये मैं अभी करूंगा थोड़ा सा बाद में। मैंने जान के लिखा 4 बात करना है, 1 2 3 और 4, लेकिन अभी मिक्स हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, चलो तो ये 4 बात करना है, आप लोग वरीड मत होइए। मिनिमम वेक्टर्स कितने होंगे जिससे रिजल्टेंट 0 होगा। मिनिमम वेक्टर का कहानी करना है, कितने, किसका? मिनिमम वेक्टर का। इस पे एम्स 2000 में क्वेश्चन भी पूछा था, है ना? एक क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, तो ये कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ठीक है, हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं प्रोटॉन नीट पैच में। और आज अपन कर रहे हैं क्या सर? आज अपन कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1। और आज अपन सबसे पहले कवर अप कर रहे होंगे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे। ऑल्दो इससे क्वेश्चंस नहीं आता है, आप ड्रॉपर के बच्चे हो तो ये हटा देंगे अपन, राइट ना? वैसे मैंने लिख रखा था, 3-4 स्लाइड भी ऐड कर रखा था, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स एंड ऑल, तो उसको हटा दिया मैंने। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट की बात करेंगे, डायमेंशंस की बात करेंगे, और बहुत बेसिक से चीजों को उठाएंगे। तो ये सब क्या लिखा हुआ है सर, इसको छोड़ो, मुझे एक बात बताओ। तुम सपोज करो तुम लोग अब इन्वॉल्वमेंट शो करना। सपोज करो मेरे पास ये एक पेंसिल है, मेरे पास ये एक पेंसिल है, मुझे बताना तुम लोग, ये मेरे पास एक पेंसिल है। ठीक है, मेरे पास ये जो है क्या है, एक पेंसिल है। अब मुझे बताना तुम लोग, जो मैं पूछ रहा हूं, मैं जो पूछ रहा हूं वो मुझे बताना। ये मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है सर, पेंसिल है, बढ़िया सुंदर। आपने निब भी बना लिया पेंसिल का, एकदम पतला सा, जिससे कि आप लिखने के लिए तैयार हो। यह है पेंसिल, ठीक है, यह है पेंसिल, ठीक है, यह है, ध्यान से सुनना मेरे बातों को, तब फील करवा पाऊंगा मैं। यह है, क्या है सर यह है एक बॉल। क्या है? एक बॉल, स्फीयर है, स्फीयर, स्फीयर, ये एक स्फीयर है, मान लो स्फीयर है, लिख दूंगा बाद में, रुको। ठीक है, और कुछ है क्या? हाँ, ये घड़ी है, घड़ी जिसमें 3 हैंड है, एक मिनट है, एक आवर्स हैंड, एक मिनट हैंड, और एक सेकेंड हैंड। ठीक है, ऐसा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये पूरा कहानी समझ आया? मैंने यहां पे तुम लोगों के सामने लिख दिया एक चीज कॉल्ड 4। मैंने एक नंबर लिखा 4। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं?
बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैंने नंबर लिख दिया 4। क्या समझ आया तुम्हें? किसकी बात कर रहा हूं समझ में आ रहा है तुम्हें? नहीं। तो ये जो चैप्टर है वो हम जो फिजिक्स में जो फिजिकल फिनोमिना हमारे आसपास हो रहा है उसको समझने के लिए, उसको मेजर करने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसे समझना चाहते हैं। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसे समझना चाहते हैं। तो अगर मैं सिर्फ एक नंबर लिखता हूं तो क्या मुझे पता चलता है कि मैं किसका बात कर रहा हूं? नहीं सर, आपको पता ही नहीं चल सकता है कि आप किसका बात कर रहे हो। मतलब आपके पास बहुत सारा चीज है, कुछ फिजिक्स में या फिर आपके आसपास के लाइफ में जो चीज है आप वही लिखे हो। एक पेंसिल लिख दिए हो, एक स्फेयर लिख दिए हो, एक घड़ी लिख दिए हो। घड़ी में टाइम मेजर हो रहा है, स्फेयर का मास की बात कर रहे हो, पेंसिल में लेंथ की बात कर रहे हो। लेकिन क्या मैं लेंथ, फील करो, मास और टाइम, इनमें से किसी का भी बात कर पा रहा हूं ढंग से? अगर मैं 4 लिख दिया तो नहीं सर, आप कैसे कर पाओगे? पता ही नहीं। लेकिन अगर इसी 4 में एक और चीज मैंने ऐड किया, अच्छा ये बताओ 4 है क्या? व्हाट इज दिस? दिस 4 इज व्हाट इज दिस 4 रिप्रेजेंट्स? क्या है ये 4? सर ये एक नंबर है। नंबर है, बोलो यस या नो, ये एक नंबर है। और नंबर को ही मैंने क्या सिखाया अभी तुम्हें, मुझे बताओ। नंबर को ही मैंने क्या सिखाया, जल्दी बताओ। नहीं नहीं नहीं, मैं जो बोलता हूं बस वो रिस्पॉन्ड करो। नंबर को मैंने तुम्हें क्या सिखाया, जल्दी बताओ। नंबर मतलब मैग्नीट्यूड। यस, नंबर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है सर। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है ये? न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है ये? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और यही न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वही मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। अरे वाह, मजा आ गया भाई लोग। मैग्नीट्यूड है सर, बहुत शानदार मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग। यानी कि ये 4 एक मैग्नीट्यूड था जिससे किसी भी चीज का पता नहीं चला। अब मैं अगर लिखता 4 मीटर तो तुम्हें लेंथ का पता चलता। लिखता 4 केजी तो तुम्हें मास का पता चलता। लिखता मैं 4 सेकेंड तो तुम्हें टाइम का पता चलता। अगर कहानी एकदम सही दिमाग में सेट हो रही है तो फटाफट से वाई टाइप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ कि यस सर। अगर कोई भी, ये क्या है, व्हाट इज दिस? जो आसपास की चीजें, आसपास की चीजें क्या है? फिजिक्स में जो चीज तुम आसपास देखते हो वो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है वो? फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी था, एक पेंसिल। ये स्फेयर एक फिजिकल क्वांटिटी था। और ये जो तुम्हारे पास घड़ी है जिसमें टाइम देख रहे हो, ये भी एक फिजिक्स में यूज होने वाला चीज है, फिजिकल क्वांटिटी है। उस टाइम को मैं वॉच में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन इस चीज को सिर्फ एक मैग्नीट्यूड से हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते थे, एक और चीज की आवश्यकता पड़ गई, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो सबसे पहले हमें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया कि यूनिट हमें चाहिए कि किस चीज में ये मेजर हो रहा है। क्या ये मीटर में मेजर हो रहा है? क्या ये केजी में हो रहा है? क्या ये सेकंड में हो रहा है? तो मैग्नीट्यूड और इसके साथ एक और चीज चाहिए, यूनिट। अभी ऑपरेशन करेंगे यूनिट का, एकदम टेंशन मत लो। एकदम टेंशन मत लो, अभी देखो मजा आएगा तुम्हें। यानी कि एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड with the help of two different quantity. One is called magnitude and another is called unit. मस्त वाला मजा दिला दिया भाई लोग तुम लोगों ने। क्या बात है, जबरदस्त गेम किया तुमने। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा और। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखना 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 बेटा, देखना बेटा, देखना बेटा, मजा आ जाएगा भाई लोग, तगड़ा मजा आएगा। अब जरा मुझे बात करना, अब जरा मुझे बात करना। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटी? ये समझना पड़ेगा। एक ऐसा चीज जिसको फिजिक्स के सेट ऑफ रूल से समझा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है और उसे डिफाइन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम लॉ ऑफ फिजिक्स, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो टाइम है, ये जो लेंथ है, ये जो मास है, क्या इसको किसी लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है? आंसर है यस। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which can be expressed and represent with the help of law of physics, some fundamental law of physics.
इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब कुछ लोग आ गए हैं, तुम्हें पता है, तो मैं चैट को एकदम हटा रहा हूं। अब तुम लोग ध्यान दो मेरा, और जब मैं तुम्हें कमेंट करवाऊंगा तब सुनना। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम लॉ ऑफ फिजिक्स। देन लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके सर, लेंथ में हमें लेंथ मेजर करना पड़ेगा, आप बोल रहे हो कोई लॉ है तो मान लेते हैं। टाइम में टाइम मेजर करना पड़ता है, टाइम किसी लॉ से होगा, ठीक है वो समझ रहा हूं मैं, केजी किसी लॉ से होगा। लेकिन ऐसा क्या होगा जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा, ऐसा चीज जो मेजर ही नहीं कर सकते हो, बताओ। लव, लव बिटवीन अ मदर एंड सन, mother and daughter, that can't be expressed, that can't be measured, right? Love between a teacher and a student, that can't be measured, that can't be, that can be expressed, but that can't be measured, right? तो इमोशंस, तुम लोग को गुस्सा होता, फीलिंग्स, है ना, जैसे अभी सुबह उठे, सोने का मन है, मम्मी उठाई, मम्मी को गुस्सा लगा रहे यार, ये क्या नीट की तैयारी करने लगा मुझे, गेटिंग। तो दीज आर द थिंग्स which cannot be measured। तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि दो चीज है, वन ऑफ देम इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, अनदर इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ये नोट्स मैंने 3 साल पहले बनाया था, बहुत सारे लोगों ने मेरा ये नोट्स कॉपी किया खूब। ये एक्चुअल में मैंने डिफाइन किया था, क्योंकि ये मेरे पास 3 साल पहले से है, लेकिन मैं कभी यूज नहीं किया क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं पड़ा मुझे, है ना। और बहुत सारे लोगों ने इसका यूज किया है, बहुत जगह तुम्हें मिलेगा ये नोट्स मेरा, लेकिन मैंने ही थोड़ा अभी रीडिफाइन कर दिया इसको। और इसका ये एक एक चीज मैंने फॉर्म करवाया था, एक एक डेफिनेशन इसका, एक एक स्टाइल मेरा है ये। अब यहां पे देखो, यानी कि अ क्वांटिटी which can be measured and by which various physical happening can be explained and expressed in the form of laws। ये laws क्या है, some law of physics, law of physics called a physical quantity। आया बात समझ में, क्लियर है, पक्का। तो a quantity which can be measured and by which various physical happening can be explained and expressed in the form of laws is called a physical quantity। क्लियर हो गया एकदम तुम्हारे दिमाग में। तो कौन कौन से एग्जांपल है सर, लेंथ है, मास है, वेलोसिटी है, टेम्परेचर है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, इस सबको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी, लाइक लव, गॉडनेस, लाइट एंड ऑल। ओके सर, डन डन डन। अब आप क्या बताने वाले हो, अब मैं फिजिकल क्वांटिटी को पूरा ऑपरेशन कर देने वाला हूं। ओके, अब मुझे तुम लोग बताना, देखना मजा दिला दूंगा अभी मैं तुम्हें। जैसे सपोज करो ये पेन था और पेंसिल था, तो यही काम करते हैं। चलो ये पेन है, मान लो तुम इंडिया में हो, बहुत मजा आया तुम्हें अपने देश में रहने में, लेकिन तुम्हें मन किया यार हमें ना थोड़ा सा घूमना है। कहां पे, तुम चले गए अमेरिका, ठीक है। अब तुम अमेरिकन से पूछे भाई ये तुम इंडिया में हो, तो तुम क्या बोलोगे बताओ। मैं अगर ऐसे एक कोई भी एक पेन ले लिया, बहुत ऐसे एक पेन ले लिया, तो लगभग लगभग ये कितने का होगा, इंडिया में हो तुम क्या मेजर करोगे बताओ मुझे, कितने का होगा बताओ, ये पेन कितने का होगा, कितना लेंथ होगा, लगभग लगभग 1 मीटर होगा क्या, 100 सेंटीमीटर होगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां तक 10 हो गया, 20 हो गया, 30 40 50 60 70 80 90, थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा तो पक्का ये 100 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे, ये लगभग 1 मीटर का होगा। नहीं नहीं, 1 मीटर मान लो, इंडिया में हो ना तो मीटर में मेजर करते हो भाई, तुम्हें इंडिया में किस चीज में मेजर करना आता है, मीटर में। तो तुमने बोला सर ये जो पेंसिल है ना, या इंडिया में मेजर करने का क्वांटिटी तुम्हें नहीं पता है, तुम इंडिया में हो, तो इंडिया अपना एक मेजरमेंट वाला चीज निकाल दिया। इंडिया को पता चला ये वाला चीज जो है वो एक्स है, नहीं पता इंडिया को क्या है ये कितना है नहीं पता, ये एक्स है, लेकिन एक्स इंडिया है, ठीक है, एक्स इंडिया है। इंडिया में मेजर हो रहा है तो इंडिया वाला अपने तरीके से मेजरमेंट निकाल देगा, यूनिट यूनिट बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, तुम भी बना दोगे, टेंशन मत लो, सीखते चलो जो जो मैं बताते हैं की कोशिश कर रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटी है, इतना एक बड़ा एक पेंसिल है, और तुम इंडिया में हो तो इंडिया वालों ने अपना यूनिट बनाया, है ना। हम अपना चीज बना रहे हैं आजकल, तुम्हें पता ही है, हम लोग एकदम अपना चीज बनाने में बहुत विश्वास करने लगे हैं, है ना, मेक इन इंडिया। तो हम इंडिया वाले बना दिए एक्स इंडिया। अब तुम क्या हो, तुम एयरपोर्ट पे बैठे, आईजीआई पे, और तुम चले गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके, कहां पे चले गए तुम चले गए अमेरिका में। अब अमेरिकन से तुम पूछे, या अमेरिका छोड़ो, तुम फ्रांस चले गए, फ्रांस,
फ्रांस चले गए, फ्रांस वाले को एयरपोर्ट पे तुमने ये चीज निकाला और फ्रांस वाले को बोला भाई बताओ इसका लेंथ कितना है। तो फ्रांस वाले ने तब तक अपना एक यूनिट बना लिया है। क्या? फ्रांस वाले ने बोला भैया मेरा एक अपना यूनिट है। तो मैं बोला बता दे क्या है। तो उसने बोला मैं इसको वाई फुट बोलूंगा, वाई फुट। तो मैं बोला ठीक है, वाई फुट बोलने किसने रोका, लेंथ है। फिर मेरे को लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा है देश विदेश में। इंडिया वालों ने तो एक्सआई बोला था हमारे देश में, फ्रांस वालों ने तो वाईएफ बोला था। अब हम चले गए कहां पे, जल्दी बताओ जल्दी से फटाफट से। हम चले गए लंदन। वहां पे हम यही पेंसिल को लेके गए और उनसे पूछा भाई बताओ मुझे ये क्या है। बोला पेंसिल है भाई, अब मुझे बताओ। मैंने बोला ये कितना लेंथ का है बताओ। तो फ्रांस वाला क्या बोला भाई मेरे को जल्दी बताओ। फ्रांस वाला बोलेगा सॉरी, लंदन वाला क्या बोलेगा, सर ये जो है ना आपका लेंथ, ये हम कहां पे मेजर करेंगे, लंदन वाले यूनिट में। ठीक है ना बेटा। तो उसने लंदन वाला यूनिट बना दिया, कुछ लंदन वाला यूनिट बना दिया और इसको क्या बोला, जेड लंदन वाला यूनिट। ठीक है। अब मैं यार तुमसे पूछा, फिर से मैं अपना देश आ गया, प्यारा देश मेरा भारत देश। मैं आ गया, तुम लोगों को बुलाया अपनी क्लास में, तुमको बोला बताओ कि ये जो चीज है इसका नाम अगर मैं पी क्यू बोल दूं, फिजिकल क्वांटिटी, ये चीज का नाम पी क्यू है, तो अमेरिका में क्या ये पी क्यू था या नहीं था, मुझे ये बताओ। अमेरिका में ये पी क्यू था या नहीं था, ये बताओ। अमेरिका में ये पी क्यू था या नहीं था, बस ये बताओ। या इसका पी क्यू चेंज हो चुका था, पी क्यू था, आंसर है यस पी क्यू था। ये भी अभी भी पी क्यू है, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वही है। अरे पेन लेके गए तो पेन ही होगा ना, एप्पल बन जाएगा क्या, ये पेंसिल बन जाएगा। पेन बन गया बोतल सर, ऐसा हो गया क्या। पेन बन गया घड़ी सर, ऐसा हो गया क्या। पेन बन गया मोबाइल सर, ऐसा हो गया क्या। नो नो नो, पेन पेन ही रहा। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी इंडिया में था वही फिजिकल क्वांटिटी फ्रांस में था, वही फिजिकल क्वांटिटी कहां पे था, जल्दी से बताओ, लंदन में भी था। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो चीज की आवश्यकता है, एक मैग्नीट्यूड की, एक यूनिट की, जिसे सबने बताया। लेकिन सबने बताया, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एक्स आई से रिप्रेजेंट हुआ इंडिया में। यही फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वाई, जल्दी बताओ, एफ से रिप्रेजेंट हुआ फ्रांस में। यही फिजिकल क्वांटिटी जो है वो जेड और एल से रिप्रेजेंट हुआ कहां पे, अरे लंदन में सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। क्या ये लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, यस। तो तुम बोलोगे सर एक्स आई जो है वही वाई एफ के बराबर है, वही जेड एल के बराबर है। इसका मतलब कि अगर किसी भी क्वांटिटी को, मान लो यहां पे किसी भी क्वांटिटी को मैंने एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट में लिया, समझना बात को, समझना बात को। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, तो n1 में मेजर किया, और यूनिट मतलब u1 में मेजर किया, और दूसरी जगह अगर मैं n2 और u2 में मेजर किया, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो कि n1 u1 n2 u2 के बराबर होगा। यदि मैंने n1 में u1 यूनिट को n1 मैग्नीट्यूड में मेजर किया और n2 को u2 में मेजर किया, तो क्या n1 u1 n2 u2 के बराबर है। अगर यस तो जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। यस, थैंक यू, लव यू बच्चा लोग, क्या मजा आ रहा है यार, जबरदस्त। यानी कि अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड with the help of two different quantities. One is called magnitude, that will be expressed as a number, and another is called unit. And this product of number and unit is always constant. यानी कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 अगर मैं लिखूं, इसका मतलब n इंटू यू, और n इंटू यू हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे वो इंडिया में था, चाहे वो फ्रांस में था, चाहे वो कहां पे था, लंदन में था, क्योंकि ये बराबर है। और यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट को। यानी कि एन यू सबका बराबर है। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 लिख दिया। इसी को मैं n3 u3 लिख सकता था अगर मैं बोलता कि ये n1 मेजर हुआ है इंडिया में u1 यूनिट में। तो इसी को तुम बोल सकते थे
हाँ सर बिल्कुल बोल सकता था मैं, अगर ये x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को और ये i यूनिट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है u को, तो यही pq जो होगा वो आपका इसके बराबर हो जाता। अगर यहां पे आप बोलोगे सर यही PQ YF रिप्रेजेंट हो रहा है ये N2 और U2 में, इसका मतलब ये जो नंबर है सर वो N2 में, ये F जो है वो U2 में, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप N1 U1 लिख देते, इस फिजिकल क्वांटिटी को N2 U2 लिख देते। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर कि फिजिकल क्वांटिटी ही N1 U1 है, ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी ही N2U2 है। इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी तो सब जगह सेम है, इसका मतलब कांस्टेंट है, इसका मतलब N इंटू यू हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर बात तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया तो जल्दी से आग लगा दो और लाल वाला दिल बरसा दो कि N इंटू यू इज कांस्टेंट, यानी कि दो चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब कहीं पे भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये वाला यूज करोगे तो यहां पे लिख दो N1U1 इज इक्वल टू N2U2, और इसका बेहतरीन यूज करेंगे कहां पे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। तो एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है, अस्त्र शस्त्र है। मस्त वाला समझ आ गया सबको। अब आगे देखते हैं। अब देखना अगर ये दो चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जरा देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि ये n जो है ये कांस्टेंट लेडी रिप्रेजेंटेड बाय c, तो c बाय u के बराबर है। पता इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं n और u का ग्राफ बनाऊं तो कैसा होगा जल्दी बताओ, n और u का ग्राफ बनाऊं तो कैसा होगा जल्दी बताओ। बोला था मैंने तुम्हें, बोला था मैंने तुम्हें ये y में रिप्रेजेंट हो रहा है और ये 1/x या कोई कांस्टेंट बाय x टाइप का ग्राफ है। बताओ ऐसा ग्राफ तुमने कभी जीवन में बनाया है, कैसा ग्राफ होगा, कैसा ग्राफ होगा, कैसा ग्राफ होगा। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। कुछ भी नहीं पता है तो वैल्यूज पुट करो ना, क्यों रो रहे हो। x का वैल्यू 1 लो तो y का वैल्यू कितना बनेगा, 1 से डिवाइड करोगे तो k हो जाएगा, यहां पे आ गया। x का वैल्यू 0 लो, x के जगह पे u है तो u का वैल्यू 0 लो, ये 0 होगा तो ये इन्फिनिटिव को जाएगा, और ये 0 लो तो ये इन्फिनिटिव होगा, यानी कि x का वैल्यू इन्फिनिटिव लोगे तो ये 0 होगा। ये तीन चीज है, तुम्हें 1000 बार बोला कि ये चीज का ख्याल रखो। तो देखो ये ग्राफ बन गया सर, अब तो मस्त वाला फील आ गया। यानी कि n इंटू यू का ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। मजेदार कहानी चल रहा है सर। अब मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय n इंटू यू, ठीक है। अब बताओ मुझे n इंटू यू का ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, जल्दी बताओ। n इंटू यू का ग्राफ u के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, n इंटू यू का ग्राफ डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, n इंटू यू का ग्राफ u के रिस्पेक्ट में कैसा होगा। जल्दी बताओ। और एन यू फिक्स है, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी गुड, तुम्हें पता है कि एन यू कांस्टेंट है। अब फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ है सर, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब एन इंटू यू किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं करेगा, इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा होगा। इसका मतलब ये जो लेंथ है इसका वो हमेशा उतना ही है, ये हमेशा उतना ही है, ये हमेशा उतना ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि ये जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऑलवेज एक कांस्टेंट ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा सर, जिसका कि कुछ वैल्यू होगा, वो ना टाइम पे डिपेंड करेगा, वो ना डिस्टेंस पे, आप तुम्हारे घर में हो या लंदन में हो, था वही, तुम्हारे स्कूल में हो या तुम्हारे घर में हो, था वही। तो ये चीज हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, और यही चीज तुम्हें समझ में मजेदार तरीके से आ गया होगा। बोलो बेटा, क्या बात एकदम जबरदस्त दिमाग में सेट हो गया क्या, कि n इंटू यू का ग्राफ किसी चीज पे डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट ग्राफ है। मजेदार कहानी चल रहा है, तो जल्दी से फटाफट से आग लगाओ, दिल बरसाओ और पूरा तरीके से फील करो इस चीज को, ठीक है, पक्का।
मस्ती में चल रहा है। अब देखो कुछ लोग आ जाते हैं अपना ऐड करने के लिए, तो मैं चैट को कर देता हूं क्या, जल्दी बताओ, प्राइवेट। थैंक यू, लव यू बच्चा लोग, मजा आया। अब इतने सारे हजारों की संख्या में बच्चे हैं, वो चैट की स्पीड से पता चल रहा होगा तुम लोगों को, ये बोलने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने चैट पब्लिक कर रखा है। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो सिर्फ एक लिंक भेज रहा है, और एक ऐसा बच्चा है जो क्या कर रहा है बताओ मुझे, बताओ मुझे। अरे जरूरत ही नहीं है, पता चल रहा है ना तुम्हें यार कि सर सब समझ रहा है पूरा, और दो बच्चा ऐसा है जो बोल रहा है नहीं समझ आ रहा, और एक एक लिंक भेज रहा है, तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, आगे मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। अरे यार पैसा खरीद के ऐसे कैसे कर रहे हो, बैच खरीदने में तो पैसा लगाया ना, और टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, सुबह आके मिल कुछ नहीं रहा है, क्योंकि बच्चों को पता चल चुका है आजकल हो क्या रहा है, सारे समझ रहे हैं। तेरा तेरा मार्केट यहाँ नहीं चलने वाला बेटा, इसका बिजनेस खत्म करवा दिया तुम लोगों ने यार सारा कुछ समझ के, है ना, सारा कुछ समझ के तुमने इसका बिजनेस ही खत्म करवा दिया, बेचारे खुद ही निपट जाएंगे, इनको समझ आ गया ओ भाई हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला है। चलिए लिखने का टाइम दीजिए तो लीजिए ना, अब बात कर रहा था जब तक निपटाने के लिए लोगों को, तब तक आप लिख लेते। अब ये लिखने में कितना सेकंड लगेगा, मैं बताऊं, क्लास के तुरंत बाद में 5 बच्चों ने कल मुझे भेजा था, तुम्हारे क्लास का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो रैंक 1 वाले बच्चे हैं, अंडर 10 का 5 बच्चा हम ही निकाल रहे हैं, टेंशन मत लो, समझ रहे, अंडर 100 में 20 बच्चा निकालेंगे हम इस बार, ऐसा रिजल्ट फोड़ेंगे कि, और देखना रिजल्ट नीट के एग्जाम से पहले बोलूंगा 180 आएगा इन इनका, अनाउंस करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार, समझ रहे हो। उन लोगों ने मुझे नोट्स भेजा था कि सर ये नोट्स है, और शानदार नोट्स, मजा आ जाएगा तुम्हें, मैं दिखाऊंगा तुम्हें नोट्स कभी कि ये नोट्स है, लेकिन किसका है बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, इतने सारे नोट्स मुझे आते हैं। तो तुम लोग जल्दी जल्दी लिख लिया करो, क्लास में ही खत्म किया करो। चलो अब डायलॉगबाजी हो गया बहुत, अब इधर आ जाओ। बहुत बढ़िया सर, अब क्या है, अब तुम्हें मैं मजेदार चीज बताने के लिए देखो बनाया हूं थोड़ा सा कुछ कुछ इंटरेस्टिंग। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो मैंने क्या क्या लिखा है, देखो, द क्वांटिटी बाय मींस ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हाँ सर, फिजिकल क्वांटिटी 3 तरीके से हो सकता है। एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल हो, वो हमेशा एक रेशियो से रिप्रेजेंट होगा, वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगा बेटा, एक रेशियो से रिप्रेजेंट हो सकता है। एक ऐसा क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, एंड जो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो भी करता हो। एंड क्या सर, एंड क्या सर, एंड फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तुम्हें पता ही है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तुम लोगों को ही समझ में आएगा और किसी को नहीं आएगा। तो मैंने क्या बताया कि रेशियो, कुछ क्वांटिटी ऐसा है क्या सर जो इसमें रेशियो है, आंसर है यस, कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एटसेट्रा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताओ मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन बताओ, पता है तुम लोगों को, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, याद है तुम लोगों को, याद है या निपट गए हो तुम, ये दो वेलोसिटी का रेशियो है। तो वेलोसिटी यहां भी है, वेलोसिटी यहां भी है, ये भी मीटर पर सेकंड में मेजर होगा, ये भी मीटर पर सेकंड में, दोनों खत्म हो जाएगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, नो यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, इसके पास कोई भी यूनिट नहीं है। देखो रेशियो ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसके पास कोई भी यूनिट नहीं है। एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एग्जांपल है स्ट्रेन, स्ट्रेन इसका एग्जांपल दूसरा क्या है जल्दी बताओ, स्ट्रेन, स्ट्रेन भी लिख लो यहाँ पे, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है जल्दी बताओ। एक कोई लेंथ है और तुम यहाँ पे हैंग कर दिए एक 5 kg का बॉडी, तो धीरे धीरे ये जो लेंथ था ना वो चेंज, थोड़ा सा चेंज कर जाएगा डेल्टा एल से, तो ये लेंथ अब पतला हो जाएगा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो ये चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। ये स्ट्रेन क्या है, रेशियो है, कोई भी यूनिट नहीं है। बात समझ में पूरा आ रहा है तो जल्दी से फटाफट से जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, कि रेशियोज होते हैं जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यूनिट नहीं होता है। कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि मास, चार्ज, करंट। अब देखो इसका मास, अब यार ये पानी का बोतल जो है, मान लो ये लीटर में नहीं है, मास मानो मोबाइल को मेजर करता हूं, अब मोबाइल को मैं ऐसे मेजर करूं, या मोबाइल को लेटा दूं, या मोबाइल को 60 डिग्री के एंगल पे रख दूं, या मोबाइल को 30 डिग्री अपने हाथों से रखूं और हाथ में मेजरिंग डिवाइस लगा दूं, तो बच्चों क्या इसमें चेंजेस आएंगे, नहीं। तो क्या डायरेक्शन रोल पे कर रहा है, नहीं। इसका मैग्नीट्यूड जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वही काम का है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड है
सिर्फ उसे हम स्केलर भी बोलते हैं, और जिसके पास मैग्नीट्यूड है वो रेशियो भी होता है। लेकिन यहाँ स्केलर में यूनिट होता है और यहाँ यूनिट नहीं होता है। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसके पास यूनिट होता है, यूनिट होता है, लेकिन इसके पास यूनिट नहीं होता है। ऐसे क्वांटिटी मास, चार्ज, करंट, है ना। यस। और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है और फॉलो करता है, उसे हम वेक्टर बोलते हैं, जो कि पूरा मैंने बताया है, डिस्प्लेसमेंट होता है, टॉर्क होता है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि फिजिकल क्वांटिटी को हम इन 3 तरीके से बांट सकते हैं। अब क्या है सर, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैंने तुम्हें बहुत अच्छा से फील करवा दिया, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंड यूनिट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। देयरफॉर n1, ये और ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटीज। देयरफॉर n1 एन यू कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, एन यू कांस्टेंट। देयरफॉर यहां से इक्वेशन क्या बना, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब इसके ऊपर अपन करेंगे लाइन से क्वेश्चन। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ भाई लोग, मजा ले लो जीवन का। और इसको बहुत अच्छा तरीके से तुम्हारे लिए नोट्स बनाने के लिए ये सब भी ले आता हूं मैं, कि रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम बोलोगे द नंबर वैल्यू, numerical value obtained on the measuring of physical quantity is inversely proportional to the its unit, to its unit. तो n is inversely proportional to 1 by u, therefore nu is always constant। ये एग्जाम में लिखने के लिए, जहां पे n1 और n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। कहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड लिखो, एंड u1 एंड u2 क्या है, जल्दी बताओ, आर द यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज इन डिफरेंट सिस्टम। जिसमें n1 है उसी में इसे मेजर किया गया है। तो ये चीज तुम्हें समझ में पूरा आ गया है, तो इसे हटा दो, ये बढ़िया इंग्लिश नहीं है। तो मैं इसे लिख सकता हूं, n1 and u1 is the magnitude and unit in one system of unit, and n2 and u2 is the magnitude and unit in another system of unit। तो n1 and u1 in one system of unit, वन सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है ये बताऊंगा मैं, एंड ये वाला n2 u2 इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, जिसमें कोई चीज को तुम मेजर करने के लिए कैपेबल हो। तो n1 u1 बराबर n2 u2। यहां तक सब बच्चे मेरे साथ हो, सब कुछ समझ में आ गया, तो जल्दी से फटाफट से वाई टाइप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ, अपन स्टार्ट करेंगे अगला कहानी। यहां तक सब बच्चे अगर समझ गए हैं तो अपन बैक टू बैक 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे कोई भी चीज पढ़ने वाले हैं। सब लोग रेडी हो, पेन कॉपी निकाल के तैयार हो, जल्दी से क्वेश्चन करो। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट से धमाल मचा दो, जल्दी से बताओ। Which of the following quantity can be measured? Which of the following quantity is not a physical quantity? तो किसे तुम मेजर नहीं कर सकते हो। सर लेंथ को कर सकते हैं, सर मास को कर सकते हैं, सर टाइम को कर सकते हैं, लेकिन एयर को, हवा को मेजर तुम नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता होगी, बैलून की आवश्यकता होगी, सिलेंडर की आवश्यकता होगी, फिर तुम उसके वॉल्यूम को मेजर करोगे, फिर बताओगे। तो आंसर क्या है, हवा, हवाई। चलो अगला बोल रहा, विच ऑफ दीज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। बताओ कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पे, जल्दी बताओ कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। हिट, नफरत कर लिया किसी ने से तुमने, डिसलाइक, पसंद नहीं कर रहा है, अब कोई तुम्हें बहुत पसंद आ रही है, तो क्या हो जाएगा, ये सब चीज मेजर नहीं कर सकते तुम कितना हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो मेजर हो सकता है, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ए इज द फिजिकल क्वांटिटी। ओके ग्रेट। नाउ जल्दी से बताओ क्वेश्चन सर, इफ n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन द सिस्टम इन विच इट्स यूनिट इज u। तो जिसमें एक ही सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n है और ये u है, ये n है और u है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। n u क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जल्दी से बताओ एन यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो किधर है एन यू कांस्टेंट, वो देख लो। ये वाला आंसर हो गया, जल्दी से सीखते जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान से। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से फटाफट से। अब ये देखो, बोला इमेजिन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास इज 100 kg, लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड टाइम इज 1 मिनट, देन 1 जूल इज द सिस्टम इज इक्वल टू। तो इसके लिए तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि जूल किसे मेजर कर सकता है। क्या तुम बताओगे जूल से क्या मेजर हो सकता है, जल्दी से बताओगे, क्या तुम बताओगे जूल से क्या मेजर हो सकता है, जल्दी। तुम ड्रॉपर हो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ लाया, 11th क्लास में क्वेश्चन यहाँ नहीं लाते हैं। जूल से क्या मेजर होता है, एनर्जी या वर्क, क्योंकि दोनों का यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम होता है। यस, तो मैं एनर्जी लिख देता हूं, तो एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है हाफ mv स्क्वायर,
हाफ का कुछ नहीं है, मास केजी में यूज होगा, ये मीटर पर सेकेंड में होगा, इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज जानना बहुत आवश्यक है, ये नहीं जानोगे तो तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। बात आ रहा है समझ में? अब ये बोल क्या रहा है वो ध्यान से सुनो। बोल रहा है इमेजिन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास इज 100 kg, यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 किलोमीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट, देन 1 जूल इज 1 जूल इन दिस सिस्टम इज। तो तुमने लिखा यहां पे क्या, 1 तो 1 ही है, और जूल को तुमने क्या लिखा 1 केजी। अच्छा 1 तो था ही, इस केजी को 1 केजी लिख दिया, इसको 1 मीटर का होल स्क्वायर लिख दिया, इसको 1 सेकेंड का होल स्क्वायर लिख दिया। ये है कहानी पूरा का पूरा। अब अगला देखो क्या है, अब ये जो केजी है उसको ये बोलेगा 100 केजी, तो यहां पे ये तो n1 हो गया, n1, और ये हो गया n1 u1 हो गया, n1 u1। तो ये सबको हटा दो जल्दी से, ये 1 रखो या नहीं रखो, मैं ऐसे ही तुम्हारे को फील करवाने के लिए सब कर रहा हूं, तुम्हारे को फील करवाने के लिए सब कर रहा हूं। तो केजी यहाँ पे 1 केजी था, अब वो 1 केजी कितने केजी में हो गया 100 केजी में। अच्छा अब देखो n2 है, ये u2 लिख रहा हूं। अब लेंथ कितना है 1 किलोमीटर में, तो लेंथ क्या है यहाँ पे मीटर में, ये क्या है 1 किलोमीटर में, तो लिखो 1 किलोमीटर का होल स्क्वायर बाय, यहाँ पे टाइम किस चीज में मिनट में, तो यहाँ पे 1 सेकंड था, यहाँ पे क्या होगा 1 मिनट का, 1 मिनट का, जल्दी बताओ होल स्क्वायर। ये है पूरा कहानी, देखो तुरंत से अब आंसर आ जाएगा। अब हमेशा इसमें जो चीज है उसमें कन्वर्ट करो, जो आसान है उसमें कन्वर्ट करो। तो ये क्या है मीटर, ये क्या है किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आसान है। तो 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है 1000 मीटर के, तो इसको 1000 मीटर कर दो। 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, तो वो लिखो, तो यहाँ पे लिखो n2, यहाँ पे लिख दो 100 केजी, यहाँ पे 1 किलोमीटर को लिखो 1000 मीटर, n1 u1 बराबर n2 u2, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ मैं, n1 u1 बराबर n2 u2। जल्दी से देखो बेटा, तो क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा सर आपका n2, और ये हो जाएगा सर आपका ये 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर का होल स्क्वायर। नीचे ये 1 मिनट को होगा 60 इंटू 60 सर, और 60 इंटू 60 नंबर है इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर सर। इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख लो, या तुम पहली बार में अगर फंस रहे हो तो तुमको मैं अच्छे से और लिखना सिखाऊंगा। तुम्हें मैं बोलूंगा कि 60 सेकेंड है ये, इसका होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये 1 इंटू 1 के जी इंटू 1 मीटर का होल स्क्वायर बाय 1 सेकेंड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते चलो तुम, ये सब खत्म हो जाता है हमेशा, ये खत्म होना ही है। ये जब तक खत्म नहीं हुआ, मीटर का स्क्वायर खत्म हुआ है लेकिन इसका स्क्वायर बचा हुआ है, सेकंड का स्क्वायर खत्म हुआ है लेकिन 60 का स्क्वायर बचा हुआ है, ये 100 बचा हुआ है, केजी बचा हुआ है। तो देखो ये n2 कितना बेहतरीन निकल रहा है, तो n2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1, तो ये क्या है, ये हो गया 100, ये हो गया 1000 का पावर 2, तो हो गया 1000 इंटू 1000, और नीचे ये 60 का पावर 2, तो हो गया 60 इंटू 60। अब इसको कट फट करो, तो ये खुपाच खुपाच हो गया, टकाक टकाक हो गया, ये हो गया 36 इधर, और उसके नीचे हो गया 3 और 3 6 जीरो नीचे। तो यहाँ पे देखो n2 का वैल्यू क्या हो गया, n2 यही रहा, तो ये ऊपर गया 36, और ये नीचे आया 10 का पावर 6, तो ये हो गया 36 इंटू 10 का पावर -6। ये n2 का वैल्यू आ गया। कितने लोग इसे पूरा समझे हैं, जल्दी से बताओ मुझे कि सर हम समझ लिए हैं कि n1 u1 और n2 u2 का आप एप्लीकेशन बता रहे हो, n1 u1 और n2 u2 का आप एप्लीकेशन बता रहे हो, n1 u1 और n2 u2 का आप एप्लीकेशन बता रहे हो। ऑल्दो इसका एप्लीकेशन कहीं और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्यों पढ़ेंगे कहीं और, जब n1 u1 और n2 u2 यहां पढ़ा है तो जल्दी से बता दो। अब मस्त वाला, और तुम ड्रॉपर हो यार, तुम्हें बेसिक से उठा रहे हैं तो यहीं पे जो चीज है उसका न्यूमेरिकल यही निपटाओ। चलो बोलो बेटा हिमांशु कहाँ दिक्कत है, बोलो बेटा हिमांशु कहाँ दिक्कत है, बोलो बेटा हिमांशु कहाँ दिक्कत है, जल्दी बोलो बेटा हिमांशु कहाँ दिक्कत है। स्लो ही तो है, कहाँ यूज किया कुछ भी मैंने क्या बोला उसको समझो जरा सा, मैंने क्या बोला, यहां तक तो तुम सॉल्व कर ही लिए थे इस क्वेश्चन में, मैंने क्या बोला जरा समझो इसे जल्दी से। मैंने बोला कि ये क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। हाँ सर चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, उसको जरा सा पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें कि, जरा समझिए जिनको नहीं समझ आया उनके लिए बोल रहा हूं मैं, बोल रहा है इमेजिन अ सिस्टम ऑफ यूनिट। अब एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट हो सकता है, मैंने बताया, और इसमें क्या है, इसमें मास को मेजर किया 100 केजी से, लेंथ को मेजर किया 1 किलोमीटर से, टाइम को 1 मिनट में। बोल रहा है 1 जूल इस नए सिस्टम में कैसा दिखेगा बताओ।
तो तुमने अभी पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वर्क होगा या एनर्जी होगा। तो वर्क या एनर्जी में कुछ भी होगा वो हमेशा सेम होगा। अब उसको मेजर करने के लिए किसी ने इंडिया में बोला कि 1 जूल है, तो 1 हो गया N1 का वैल्यू और जूल हो गया U2 का वैल्यू, सॉरी U1 का वैल्यू। अब बोला अब ये नहीं चाहिए, अब एक नया चीज चाहिए। कौन सा चीज चाहिए? N2U2। जहां का U2 क्या है, उसके लिए इसने बोला कि मास के लिए 100 केजी मेजर करता है वो, 100 केजी से छोटा उसके पास यूनिट ही नहीं है। लेंथ के लिए 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से छोटा उसके पास कोई यूनिट ही नहीं है। और टाइम के लिए 1 मिनट यूज करता है, 1 मिनट के अलावा उसके पास कोई यूनिट ही नहीं है, उसने ऐसे यूनिट बनाया ही। तो हमने अभी सीखा N1U1 बराबर N2U2। तो मैंने क्या किया, अब ये जूल को लिखना पड़ेगा इनके टर्म्स में। ये लिखने का क्या तरीका है, अब ये समझना पड़ेगा कि केजी किसे मेजर कर रहा है, मास को, मीटर लेंथ को, ये टाइम को। तो तुम्हें जूल को भी उसी टर्म में लिखना पड़ेगा। तो जूल को लिखने का तरीका क्या है, ये मेजर करता था वर्क को, तो मैंने लिख दिया हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी से। तो हाफ का कुछ भी नहीं होता है यूनिट, ये हो गया केजी, और ये मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर है, तो मीटर का होल स्क्वायर, और ये पर सेकंड का होल स्क्वायर, तो सेकंड का होल स्क्वायर। अब ये पता चल गया मुझे कि ये जो है ये जूल को रिप्रेजेंट कर रहा है इस यूनिट में। तो N1 को तो 1 लिख दिया मैंने, और इसको क्या लिखा मैंने, इसको लिख दिया केजी मीटर का स्क्वायर बाय सेकंड का स्क्वायर। अब ये N1U1 N2U2 के बराबर है। N2 मुझे नहीं पता, यही निकालना है, लेकिन U2 हमें पता है कि केजी के बदले यहाँ 100 केजी है, मीटर के बदले यहाँ पे 1 किलोमीटर का होल स्क्वायर होगा। इस पावर जो होगा, ये जो होगा वो वैसा ही रहेगा। यहाँ पे सेकंड जो है वो 1 मिनट है, अब ये 1 मिनट का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये लाइन समझ में आया? तो जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो कि सर अब हम इसे नहीं भूलेंगे, नहीं परेशान होंगे, एकदम समझ जाएंगे। बोलो बच्चा लोग, एकदम मस्ती में गेम हो रहा है ऑन, समझ आता जा रहा है, एकदम आसान चीज है। यस सर, बहुत भयानक, यस खपाच टकाक कर दिया तुमने। अब तुम करते हो यहाँ पे, इसको ऐसा बनाते हो, तो बनाने के बाद ये हो जाएगा 1 kg, यहाँ पे हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना N2, और ये हो जाएगा कितना 100 kg, ये हो जाएगा कितना 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर का होल स्क्वायर, ओके, और डिवाइडेड बाय 1 मिनट मतलब 60 सेकंड का होल स्क्वायर। और अब हो गया है क्या, खपाच टकाक, मीटर का स्क्वायर सिर्फ गया है खत्म, सेकंड का स्क्वायर सिर्फ गया है खत्म। तो यहाँ पे बचा क्या, ये 100, ये 1000 का स्क्वायर, और ये 60 इंटू 60। तो N2 अब मैंने सीधा निकाल दिया था, और N2 के लिए मैंने क्या लिखा था, 60 इंटू 60 इधर, और ये 100 नीचे, 1000 का स्क्वायर नीचे। तो यहां से निकल गया N2 का वैल्यू कितना, 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000 इंटू 1000। बोलो मजा आ गया? तो जल्दी से अब तो दिल का आग का क्या 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 बरसा दो तुम, खपाच खपाच टकाक टकाक। ये हो गया 36, और इंटू ये हो गया 3 और 3 6, तो 10 का पावर -6। बोलो मस्ती में समझ में आ गया? तो जल्दी से बता दो सर, अब हम फोड़ दिए हैं बिल्कुल। स्क्वायर कैसे करेंगे नहीं पता मुझे, जाके स्क्वायर पढ़ लो, है ना। स्क्वायर कैसे हुआ, क्या बोले जा रहे हो यार, जो यहाँ पे बेसिक यूनिट है वही यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो जूल को ये मेजर करेगा तो वो मास को मास ही लिखेगा, लेंथ में जो भी है उसका स्क्वायर करेगा, और सेकंड का स्क्वायर करेगा, तो जो भी यहाँ पे पावर होता है वही यहाँ पे होता है। सॉरी, मुझे लगा था कि तुम कुछ और पूछ रहे हो, फोड़ दोगे। यस, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जूल से होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाया हूं, लेकिन इसका थोड़ा सा एक और मजा दूंगा मैं तुम्हें डायमेंशन से। इसको मैं एनयू से भी सॉल्व कर देता हूं किसी भी क्वेश्चन को, लेकिन इसको मैं डायमेंशन से भी सॉल्व कर सकता हूं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं डायमेंशन में सीखते हैं, मैं यहीं पे सिखा देता हूँ इसके सारे क्वेश्चन। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट, सब क्वेश्चन मैं यहीं पे करवा देता हूँ। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, इसको कल के आना तुम लोग, ठीक है। ये होमवर्क है और ये होमवर्क है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि तुम में से बाकी लोग डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो मेरी हो जाएगी हालत खराब भाई लोग। अब एक छोटा सा ये भी बता देता हूँ, चलो ये बना लो, ये बनाओ। अब तुम्हें सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मान लो सीजीएस में जो मेजर होता है वो होता है सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड, और एमकेएस में जो मेजर होता है वो होता है केजी मीटर सेकंड, ये है। तो ये हो गया 2 ग्राम पर 2 ग्राम सीसी, तो जगह 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका ये मतलब है। सीसी की मतलब सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर का पावर 3। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, मास बाय वॉल्यूम को।
तो बोल रहा है डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो लिख दिया N1U1 इज इक्वल टू N1U1 ये हो गया दिया हुआ है इज इक्वल टू N2U2। बोला है द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन MKS, तो ये तो पता नहीं है तो ये लिख लो N2, लेकिन MKS का मतलब होता है स्टैंडर्ड चीज और इसमें मास को केजी, तो यहाँ ग्राम है तो यहाँ पे लिखोगे केजी, यहाँ सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे लिखोगे मीटर, क्या लिखोगे मीटर और क्यूब, ये कहानी है भाई लोग, होगा यही पावर यही आएगा ये आएगा, अब कन्वर्ट कर दो तो ये हो गया 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ये हो गया N2 और ये केजी है केजी, तो केजी मतलब 1 केजी, ये 1 मीटर ऐसा समझो, ये 1 मीटर का क्यूब है 1 केजी है, तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, ये चीज तुम्हें लिखना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर जल्दी बताओ 100 सेंटीमीटर का क्यूब लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो अब देखो फिर से खुपाच और टकाक, ये खुपाच खुपाच ये हमेशा कटेगा, ये टकाक लेकिन इसका सेंटीमीटर कटा ये बचा हुआ है, तो ये हो गया N2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब, तो 100 थोड़ा अच्छा लिखो 100 इंटू 100 इंटू 100। तो अब यहाँ पे चीजों को जब समझोगे तो ये हो जाएगा खुपाच 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 खुपाच, ये हो जाएगा टकाक टकाक, तो ये हो जाएगा 1000, तो N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा वो देखो, N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 1000 इंटू 2, तो ये हो गया 2000, तो ये हो गया N2 का वैल्यू 2000, यानी कि दूसरे सिस्टम में इसका वैल्यू कितना है 2000। सब बच्चों को अगर समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार काला वाला दिल बरस जाना चाहिए, लाल वाला दिल बरस जाना चाहिए, फोड़ देना चाहिए तुम लोगों को तो एकदम। बोलो फोड़ देना चाहिए, फोड़ दिया तुमने, ऊपर वाला समझा दूं, कौन सा बेटा कौन सा समझा दूं, बोलो बोलो, थोड़ा सा चैट को कम करो। काला दिल, हाँ काला दिल चाहिए कहाँ दिक्कत हुई, और ऐसे बहुत सारा क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा अभी, 7 8 10 क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी लाया, होमवर्क ही दे देता हूँ। चलो एक ये अटेम्प्ट मारना तुम घर में, ये एक अटेम्प्ट मारना तुमने घर में, ये भी एक अटेम्प्ट मारना, चलो 3 क्वेश्चन होमवर्क दे दिया, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब यहां तक तो बेसिक चीजें क्लियर, क्या ये होमवर्क करना मैं कल करवाऊंगा, थोड़ा अटेम्प्ट करना, थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं हो पाएगा एकदम मत देना, मैं चाहता हूं तुम, अच्छा मैं होमवर्क देने से मेरा क्या मतलब है, यू हैव टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम, मेरा होमवर्क से मतलब क्या है वो मैं क्लियर करता हूं, ये मैंने कभी क्लियर नहीं किया, अटेम्प्ट करो अटेम्प्ट करो, आंसर मत निकालो, आंसर अपने आप निकलता है, इतना कॉन्फिडेंस जनरेट कर लो कि तुम जो कर रहे हो वही सही है। सेंटीमीटर क्यूब क्यों नहीं कटेगा बेटा, 100 100 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 3 बार सेंटीमीटर भी तो आएगा, तो दोनों है ना, ठीक है पक्का। कल का होमवर्क पूरा का पूरा PYQ सेशन वाला था, अभी ये स्टार्ट किए इसीलिए नहीं लिया, उसे बीच में खिचड़ी पक जाती, उसको मैं लूंगा, समझो तो यार, समझ ही नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है पक्का ठीक है, तुम लोग भी अटेम्प्ट करते हो थोड़ा तो सीखते हो। अब अटेम्प्ट करने का क्या मतलब है बेटा, समझो अटेम्प्ट करने का क्या मतलब है सर, तुम क्वेश्चंस को रीड करो, रीड द क्वेश्चन, पहला कोई भी क्वेश्चन को, दूसरा जो भी डेटा गिवन है उसे लिखो, डेटा गिवन को लिखो, तीसरा सोचो कि सर ने ऐसा कुछ बताया है, कोई फॉर्मूला बताया है, उसे अप्लाई करो, फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूला का अप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज प्रोसेस होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, फिर जब अप्लाई करते हो तब इसमें कैलकुलेशन का ख्याल रखो, कैलकुलेशन का ख्याल रखो, कैलकुलेशन का जो कि तुम्हारा एरर को रिमूव करेगा। तो पहले फॉर्मूला क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चंस को क्या करो, क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, फिर डेटा गिवन जो उसको लिखो, फिर देखो कि फिजिक्स क्या है, कौन सा चीज पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला सर ने क्लास में बताया है उसको लिखो, फिर अप्लाई करो, और ये ठीक है बिल्कुल यस। चलिए इधर आ जाइए, वेक्टर की आज कोई बात नहीं करेंगे, तो आप क्यों कॉलिंगर लिख रहे हैं, है ना। चलिए अब इधर आ जाते हैं, अब सर यहां तक समझ में आया, अब देखो, अब फिजिकल क्वांटिटी को दो और तरीके से हमने डिफाइन किया, वन इज कॉल्ड फंडामेंटल, अनदर इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। अब जैसे कि कुछ चीज है जो कि किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल, यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मास को मेजर करना है तो उसको बाकी दुनिया के किसी चीजों से कोई आवश्यकता नहीं है, मास को हमने एक अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है, टाइम को हमने एक अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है,
करंट इलेक्ट्रिसिटी को हमने एम्पियर को मेजर करने के लिए एक अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने पूरा एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रखा है। तो ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी 7 हैं जो कि किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज। यस सर। क्या होता है ये? A physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement is called fundamental physical quantity. क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? समझ आ रहा है? यस सर। ऐसा चीज जिसको कि जल्दी से देखोगे तुम लोग किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता है और इनको हमने स्टैंडर्ड रूल से डिफाइन कर रहा है। एग्जांपल क्या है इसका सर? मास। दूसरा क्या है सर? लेंथ। तीसरा क्या है सर? टाइम। ऐसे कितने हैं सर? 7। लेंथ, मास, टाइम या मास लेंथ टाइम कुछ भी लिख लो। फिर अगला क्या है सर? टेम्परेचर। अगला क्या है सर? जल्दी से बता दो। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लुमिनस, इंटेंसिटी और अगला जल्दी बताओ? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी है। mass, length, time, temperature, current, electricity, luminous intensity, amount of substance. These are the physical quantity which cannot be expressed with the help of any other quantities. These are the quantities which is defined and expressed independently. इसको हमने कैसे डिफाइन कर दिया? इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर दिया है। इसके लिए मुझे दुनिया में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। इन सबका इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है। क्या है? इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है। बोलो बच्चा लोग, क्या बात एकदम सेट हो रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये क्या है? इंडिपेंडेंट है बाकी दुनिया के किसी भी क्वांटिटीज। तो इसको क्या हमने नाम दिया? बेस क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। दीज आर 7। ये कितने हैं? 7 फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब अगला देखो श्वेता बेटा, अभी इसको समझ लीजिए आप, नहीं तो आप ये भी नहीं समझ रहे हो और पुराना भी दिमाग में रहे हो। अगर कोई चीज दिक्कत आ रहा है तो प्लीज उसको वहीं पर होल्ड करके आगे बढ़िएगा, फिर आएगा वो समझ में। इस पे ध्यान दीजिए अभी। ठीक है बेटा, चलिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। और ऐसे कौन है? फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बात समझ में आया? तो हमने क्या किया? दो तरीके से डिफाइन किया फिजिकल क्वांटिटी को। एक जो कि पूरा इंडिपेंडेंट है और एक जो दूसरे पे डिपेंड करता है। जैसे कि सर एग्जांपल दो तब समझ में आएगा सर। एग्जांपल क्या है? जल्दी से समझेंगे मेरे प्यारे बचवा। फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब जिसको डिपेंड कर रहा है, जो दूसरे की हेल्प ले रहा है। किसका हेल्प ले रहा है? फंडामेंटल का। फंडामेंटल कौन सा है? ये सब। तो जैसे कि स्पीड, बताओ बचपन में पढ़ते थे ना 9th क्लास में, स्पीड क्या होता था बताओ जल्दी से? लेंथ बाय टाइम, है ना? तो ये होता था डिस्टेंस बाय टाइम। अब ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पे आज की डेट में लेंथ है, तो ये लेंथ पे डिपेंड किया और टाइम पे डिपेंड किया। ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि मान लो बचपन में तुम पढ़ते थे क्या? तुमने 9th क्लास में एक और चीज पढ़ा है, फोर्स। फोर्स बताओ क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है जल्दी बताओ? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट यही होता है। तो वेलोसिटी क्या होगा? लेंथ बाय टाइम। अरे बाप रे, तो ये लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। एक और टाइम है तो टाइम का स्क्वायर लिख दिया मैंने, और ये एक्सेलरेशन भी लिख दिया। सर बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करने लगा, मास पे भी, लेंथ पे भी, टाइम पे भी। इसका मतलब आपने ये बताया कि these are called derived physical quantity which depends on the fundamental quantity.
जैसे कि वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है। अब तो तुम समझ ही गए हो बरसात होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पास जो भी पावर है, फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क है, सरफेस टेंशन है, ये सब क्या कहीं ना कहीं दूसरे दूसरे पे डिपेंड करता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यहां तक सब जो थियोरेटिकल चीजें समझ में आई। अब हमारे पास जो फंडामेंटल है वो कितने हैं, 7, जो कि मैंने वहां पे लिख दिया था। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन कौन से हैं सर ये कौन कौन से हैं? ये है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट है। अब ये क्या लिख दिया सर, हमें समझ नहीं आया सर, एसआई यूनिट। अब हमने कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जो कि हमारे पास 3 है। कौन कौन से, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। और उनके बाद दुनिया में हंगामा हो गया, जैसे कि हम अभी मेजर करने लगे तो हम इंडिया भी आजकल रहने लगे। हम तुरंत उड़ के अमेरिका पहुंच जाते हैं, हम तुरंत उड़ के इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, हम तुरंत उड़ के कहां पे, थाईलैंड पहुंच जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, चीजों को मेजर करने में लोगों को दिक्कत आने लगी। तो सारे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बैठे पूरा वर्ल्ड के, और उन्होंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया कॉल्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसे हमने नाम दिया एसआई। अब ये यूनिट्स जो आपने बताया सर, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है ये सिस्टम ऑफ यूनिट का इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? तो सिस्टम ऑफ यूनिट और यूनिट का कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमें समझना पड़ेगा। तो उसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं यहाँ पे। ये चीज समझाना चाहता हूं कि कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट जो बनेगा, उसमें क्या क्या चीज का कोई ख्याल रखा गया, कुछ भी बना देगा तो ख्याल इस चीज का रखेगा कि मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद द सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल यूनिट। तो यूनिट जो है वो कैसा होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। उसका कंपैरिजन हमेशा कोई एक बेसिक आर्बिट्री चूजन जो होगा वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब उसके पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए, उसके पास सर्टेन बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स के ऊपर वो चलना चाहिए, उसके बाद उसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। जैसे कि आजकल होता है, तुम्हें पता ही है, कोई कोई देश कुछ कर देता है, उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता बाकी लोग, तो हो गया वो फिर डिनाय हो गया, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर दुनिया कैसे करेगा? समझ में आ रहा है? ठीक है। अश्चित रंजन जी, आप स्पीड प्लीज बढ़ाइए, मैं बहुत अल्ट्रा स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं, इसके लिए आप प्लीज लिखने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कुछ चीजें लिखिए, कुछ चीजें छोड़ दीजिए, फिर आप बाद में लिखिएगा जब मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूं तब। अभी आप, मुझे नहीं पता है, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, मैं नहीं लिख सकता। आप समझिए, इसीलिए एक चीज को ऑनलाइन में 10 बार बोलते हैं, एक चीज को ऑनलाइन में बहुत आराम से पढ़ाते हैं, ताकि हेट्रोजीनियस बच्चे है। आप इस चीज को अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप हमेशा परेशान रहोगे। आप लिखो अभी, राइट नाउ अभी लिखो, मैं साइड हो जा रहा हूं, लिख लिया करो। मैं इधर आता हूं, यहाँ का लिख लिया करो। जब मैं बोल रहा होता हूं, मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन क्वांटिटी, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्वांटिटी, रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो तुम ये लिख लो। कंपैरिजन होना चाहिए किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस से, और एक्सेप्टेंस इंटरनेशनली होना चाहिए, ये लिख लो, हो गया। कोई भी यूनिट में ये चीज होना चाहिए, उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका कंपैरिजन किसी एक सर्टेन बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस से होना चाहिए, तो इसे यूनिट हम बोल सकते हैं। दूसरा, यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, हाँ। और यूनिट्स फॉर द डिराइव्ड क्वांटिटीज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो अब मास का यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट क्या होगा, टाइम का यूनिट क्या होगा, उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल। और अगर मैं बोलूं वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके यूनिट को हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स भी होता है और डिराइव्ड यूनिट भी होता है, जिसके बारे में हमने बात की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला था कि एक चीज है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। तो यूनिट में क्या क्या होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि मैं बोलूं, द यूनिट मस्ट बी अ सुटेबल साइज एंड इजिली अवेलेबल। दूसरा, a unit should be easily available and reproducible at any places required। इसका मतलब क्या है, इस सबका मतलब समझो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो जल्दी से। ये जो मैंने बताया तुम्हें, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में मतलब क्या है, जल्दी से देखो। इसका मतलब क्या है सर, ये जो आपने लिखा, क्या यूनिट मस्ट बी सुटेबल साइज,
अब सपोज करो 1 kg तुमने लिखा और 1 kg का जो तुम्हारे पास वो जिसमें तुम मेजर करते हो वो किसी ने इतना बड़ा बना दिया होता, तो भाई इतना बड़ा उठा के लेके घूम रहे होते मार्केट में, बोलो ये उठा दे 1 kg हो गया। सपोज करो कि 1 kg ऐसा बना देता दुनिया वाला कि उठ ही नहीं पाता, उठाने में हमारी हालत खराब हो जाती। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सुटेबल साइज का मतलब 1 kg को तुमने ऐसा बनाया कि वो उठ पाए, इजिली उठ पाए, मतलब हेक्सागन की तरह तुम बनाते हो 1 kg को, देखो 1 kg ऐसे ही तो बना रहता है, और इसी का डायमेंशन बढ़ा देते हो ऊपर की तरफ, पता नहीं बन पाएगा कि नहीं, भगवान ही जानता है। ये क्या बना दिया सर आपने, पता नहीं क्या बना दिया यार मस्त चीज बनाया। तो इस तरीके से मान लो ये 5 kg, इसका ऐसे कैसे बनेगा यार? हाँ अब शायद बना दिया मैंने, है ना? ये रखने से नहीं आया, यहाँ तक ठीक है। हाँ अब तुम फील कर पा रहे हो ये 5 kg का है, ये क्या बन गया 5 kg का ये 5 kg का बना दिया। अब ये 5 kg से हम 1 kg का भी बना सकते हैं छुटकी, हाँ छुटकी बन जाता है। भाई साहब इसका और छुटकी बना देते हो तुम 10 ग्राम, ओ भाई साहब 100 ग्राम, देख रहे हो ऐसे यूनिट्स मिलते हैं, तुमने देखा है किसी किसी दुकान में गए हो तो उसके बाद अरे यार भाई साहब तुम चले जाओ गोल्ड खरीदने के लिए, तब तो इतनी छुटकी से छुटकी, ओ भाई उसके पास पता नहीं क्या क्या रहता है यार, भगवान ही जानता है ना? लोग केजी में तो गोल्ड खरीदते नहीं है ना भाई, वो तो बहुत छोटा सा चीज खरीदते हो तुम, गोल्ड तो तुम जाते हो बोलते हो तुम्हें चेन खरीदना है, तुम्हें रिंग खरीदना है। अब चेन और रिंग सुन के तो लोग पूरे एकदम खुश हो गए हैं, पता नहीं किसको दे देंगे रिंग, चुपचाप इधर ध्यान देने तो रिंग देने के लिए मिलेगी भी नहीं कोई, इधर देख ले बेटा, इधर देख लेने तो रिंग देने वाली ही नहीं मिलेगी जीवन में, बेहतर है अभी इधर सब्जी वाले के पास चले जाओ, यस तो चुटकी 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 कितने सारे होते हैं, है ना? मजा आता है ना तुम लोगों को देख के। तोला, 1 तोला, ओ भाई साहब साउथ इंडिया के मूवी में चलता है भाई साहब एकदम, है ना? मस्त 1 तोला ये मस्त बोला है, किसे बोला है तोला? शिखर, है ना? 1 तोला नहीं होता यहाँ पे, 1 तोला तो पता नहीं कितना होता होगा यार, इतना गोल्ड कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है यार? ऐसे 2-4 चेन वेन खरीद लेते हो तुम, रिंग विंग खरीद लेते हो थोड़ा, है ना? तुम्हारा काम चल जाता है, और तुम्हारा काम तो ऐसे ही चल जाता है एक रोज में ही चलो इधर आ जाओ, फिलहाल बात कर रहे हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स का। तो यूनिट को तुम सुटेबल साइज में बनाना चाहिए, ये साइज ऐसा हो जिसे तुम उठा पाओ यार, उसको रिप्रोड्यूसेबल हो, वो बना पाओ छोटे छोटे जगह में, और किसी भी जगह पे बना पाओ। पता चला कि दिल्ली में एक जगह है जो ये सब काम करता है, एक इंडिया में भी बना हुआ है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के लिए अपने यहाँ। तो अब तुम क्या, अब तुम्हें अगर सपोज बिहार में हमारे घर में, मैं अपने घर चला गया, मुझे 10 ग्राम की जरूरत पड़ी तो अब मैं दिल्ली जाऊंगा क्या? नहीं, एट एनी प्लेस जहां पे रिक्वायर्ड है वहीं पे रिप्रोड्यूसेबल हो, ऐसा नहीं। लोग तो आजकल वो ईटा पत्थर मान के भी कर लेते हैं गांव घर में, पता है ना तुमको? सब्जी बेचने वाले, उनको नहीं दिखता है तो वो बोलते हैं मैंने बना लिया है। देखे हो ऐसा? कितने लोग देखे हो गांव में कैसा होता है? देखे हो कभी गांव में कुछ लोग ईटा रख लेते हैं, बोलते हैं ये 2 kg का ईटा है, मैं बोलता हूँ अरे यार इसका कुनकी झाड़ दो, किसने देखा है ना? ऐसे कुछ लोग ऐसे पत्थर उठा लेंगे, बोलेंगे ये 10 kg का पत्थर है, पता नहीं वो पता है कैसे किया, वो रिप्रोड्यूस कर दिया भाई। कैसे? 10 kg का किसी से उठा के लाया और उसने पत्थर के ऊपर दिया, उसको एक रख दिया तराजू में, वेइंग मशीन में, और दोनों को बराबर किया बराबर किया बराबर किया, ऐसे काट काट के छेनी हथौड़ी से, और दोनों को बराबर कर दिया। वो हो गया क्या? इतना बड़ा पत्थर उठा के डाल देता है कहीं पे भी, बोलता है ये 10 kg का है, लेकिन हम विश्वास करते हैं, विश्वास पे ही दुनिया चल रही है। तो तुम समझ गए इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। अ यूनिट शुड बी इजीली अवेलेबल, इट इज इजीली रिप्रोड्यूसिबल एट एनी प्लेस, द यूनिट मस्ट बी सुटेबल इन साइज एंड इजीली अवेलेबल। ये सब चीज तुम्हें फील दिलाता है सब्जेक्ट का यार। हाँ सर, अब बताओ 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 बताओ, अब ये चीज मैंने और तुम्हें बताया क्या? इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ये क्या होगा? इट इज
यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, इसको दुनिया में हमेशा एक्सेप्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि अब मैं अपने घर चला गया तो वहीं पे एक्सेप्ट हो रहा है, दिल्ली जाओ तो भी एक्सेप्ट होगा, अमेरिका जाओ तो भी एक्सेप्ट होगा, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। अब फिजिकल यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल, ऐसा नहीं हो कि पता चला मैं अपने घर गया वहां पे कुछ और है, पटना गया वहां पे कुछ और चला गया, और दिल्ली आ गया वहां पे कुछ और चला गया, यहाँ पे राजस्थान चला गया वहां कुछ और हो गया, कोटा चला गया वहां कुछ और हो गया, गुड़गांव चला गया वहां कुछ और हो गया, नोएडा चला गया वहां कुछ और हो गया। नो 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 नो, a physical unit must be invariable and well defined। सर मस्त वाला समझ में आ गया ये सारे पॉइंट्स कि आप बताना क्या चाहते हो, तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो फटाक से, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो फटाक से, उसके बाद आगे वाला काम करूंगा मैं। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो फटाक से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फटाफट से फटाफट से, जल्दी बताओ। है ना, आया आंसर? डी 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 डी। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। तो यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो बताओ। यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, एकदम सही। इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, मस्ट बी। इट मस्ट बी सुटेबल इन साइज एंड इजिली अवेलेबल, ये तीनों, ऑल द अबव। बोलो डी 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 डी। यस सर, मजा आ गया जीवन का। अब देखना बेटा, मजा तो अब आएगा, ये तो शुरुआत थी, मजा अब आएगा। ठीक है, ओके। तो अब यूनिट के बारे में पूरा चीज बता दिया मैंने, और इसको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अब तुम्हारे पास मैं दो तीन चीज पूछता हूं जल्दी जल्दी से, चलो बताओ क्या बताओगे सर। तो यूनिट बता दिया सर आपने, ये बता दिया, आप सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर आए हुए थे, और आप ये बताए थे कि अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यूनिट भी होना चाहिए। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट है, जो कि हमने 4 बना रखा है। क्या बना रखा है? सिस्टम ऑफ यूनिट। तो वो कौन कौन सा है जल्दी से बताओ। वो है तुम्हारा CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, वो है तुम्हारा FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, वो है तुम्हारा MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। इन तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में सिर्फ 3 चीज को मेजर किया जाता है, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम। इसमें मास को मेजर किया जाता है, किसको मेजर किया जाता है? मास को। किसको मेजर किया जाता है? लेंथ को। किसको मेजर किया जाता है? टाइम को। बस इन्हीं तीनों को मेजर किया जाता है। तो मास को इस सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या मेजर किया जाता है, जरा वो देखो। सीजीएस में मास को मेजर किया जाता है ग्राम में, लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। एफपीएस में मास को मेजर किया जाता है फुट में, लेंथ को मेजर किया जाता है पाउंड में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। एमकेएस में ये वाला मेजर किया जाता है मीटर में, ये वाला मेजर किया जाता है किलोग्राम में, ये वाला मेजर किया जाता है सेकंड में। बात आ रही है समझ में? तो अब क्या हुआ सर, ये क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि इसमें 3 ही चीज दिया, और ये अलग अलग जगह अलग अलग था। इन सब को मिला के साइंटिस्ट ने बोला नहीं, अब दुनिया वालों तुम्हें सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को मानना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को मानना पड़ेगा। तो फिर दुनिया वालों ने बोला ठीक है बना दो। तो इसको अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, और लोगों ने बोला कि ये जो पूरा का पूरा फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एसआई यूनिट है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, इलेक्ट्रिक करंट के लिए करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला, और इसको डिनोट करने के लिए अपने पास है मी, एम, केजी, एस, के, मोल, ए, सीडी। तो ये चीज हमने बहुत अच्छे से देख लिया। ये सब कहां पे है? ये जो 7 है, और ये जो 2 डिराइव्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है 2, ये कहां पे है? तो ये है एक्चुअल में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में। कहां पे है? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, उसमें 2 चीज है। कौन कौन सी चीजें देखो, एक तो है तुम्हारे पास 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और एक और है, क्या है सर? एक और है, क्या है सर? जल्दी से बताओ। एक और है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7
बेसिक या फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल यूनिट्स इसमें 7 हैं, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो क्या है, मीटर के लिए मीटर है, उसके बाद किलोग्राम है, उसके बाद लेंथ, ये हो गया लेंथ, ये हो गया मास, ये हो गया टाइम के लिए सेकंड है, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है, उसके बाद कितना हो गया 5, उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है एम्पियर है, टेम्परेचर के लिए क्या है केल्विन है, जिसको थीटा से भी नोट करते हैं। तो ये सारा 7 यूनिट्स हैं। ये हो गया लेंथ को मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए, ये टाइम को मेजर करने के लिए, ये मिलीमेट्स इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए, ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो ये 7 है, बाकी 2 और हैं। कौन कौन से, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और उसके सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये एसआई के अंदर में है। किसके अंदर में है, एसआई के अंदर में है। एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल हमेशा एक आर्क से बनता है प्लेन में, ये एंगल है थीटा, इसको मेजर करते हैं रेडियन। रेडियन क्या होता है, अगर ये रेडियस आर है और इतना ही का ये लेंथ हो जाए तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा एल बाय आर से, आर बाय आर से, तो ये हो जाएगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है कि जितना आर्क लेंथ है, जितना बड़ा रेडियस है उतना ही बड़ा आर्क लेंथ अगर तुम मेजर कर दो तो ये जो एंगल है वो 1 रेडियन है। और यहाँ पे क्या है, स्टेरेडियन, ये क्या है, सीजीएस यूनिट है। ये क्या है, स्टेरेडियन, तुम्हारे पास सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए है। क्या है, सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने बना रखा है यहाँ पे, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में बोलते हैं। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड नहीं लिखा क्या मैंने, एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड दिखता है, क्या बोले जा रहे हो। अच्छा सॉरी, लेंथ मास टाइम हमें करना था, ये गलत कर दिया ना मैंने। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू, इसके लिए हमेशा के लिए धन्यवाद। हाँ लेंथ मास टाइम कर देता हूं, अब सही हो जाएगा। ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा मास, ये हो जाएगा टाइम। तो लेंथ यहाँ पे सीजीएस में क्या लेंथ मेजर करते हो, जल्दी से बताओ, सेंटीमीटर में, है ना। मास को किस में मेजर करते हो, ग्राम में, और ये सेकंड में। यहाँ लेंथ को फुट में, यहाँ लेंथ को मीटर में। ये ऊपर चेंज करना था, लेंथ मास टाइम लिखना था मुझे, ठीक है, ऑल ओके, यस, सारा सही हो गया, यस। तो ये हो गया एमकेएस में, लेंथ किस में, मीटर में, मास किस में, किलोग्राम में, टाइम किस में, सेकंड। ऊपर वाला चेंज करना था, ये इधर, इससे सारा गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है। लेंथ मास टाइम लिखो, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है ये समझो। आइसक्रीम खाए हो, आइसक्रीम खाए हो कभी जीवन में। अरे सर कैसी बातें कर दी, जीवन क्या, इतनी बार आइसक्रीम ही आइसक्रीम चलता है आजकल तो आइसक्रीम जो कॉर्नेटो खाने जाते हो ना बेटवा, तो वहां पे क्या होता है भैया, एक एक एरिया होता है ऊपर में, और इस एरिया का सारा को अगर एक पॉइंट से मिला दो तो क्या बनेगा जल्दी बताओ। ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये एक 3D एंगल है, 3D। वो जो बाद में खाने में मजा आता है ना, सब खा ले लेकिन लास्ट वाला दे देना यार, ऐसे ही बोलते हैं ना तुम लोग। तो वो जो कॉर्नेटो खाते हो ना, वो कॉर्नेटो जो एंगल बनाता है ना यहाँ पे बेटा, वही है क्या, सॉलिड एंगल। ये हमेशा एरिया पे बनता है, इसलिए मैंने डीएस लिखा और ये आर लिखा। तो ये जो सॉलिड एंगल इट इज नॉट बाय ओमेगा व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय डीएस बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय डीएस बाय आर स्क्वायर। और इसका भी डेफिनेशन है स्फीयर को लेके, लेकिन वो बकवास सा डेफिनेशन से समझने में भी टाइम लगेगा और जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हाँ, हमने जैसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स दिया, वैसे ही 2 और यूनिट्स इसमें ऐड किए। एंगल को भी मेजर करने की लोगों को जरूरत पड़ गई, इसीलिए लोगों ने क्या किया, फंडामेंटल भी दोनों ऐड कर लिया। यहां तक एकदम मजेदार है। बर्थडे कैप, यस बर्थडे कैप, यस बेस्ट एग्जांपल, बर्थडे कैप भी, कोऑर्डिनेटो भी, ठीक है। तो यहां तक हमने बेसिक एकदम बच्चा वाला चीज सब तुम्हें पढ़ाया है। अब आ जाओ सम डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि मैं बोलूं वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, वेलोसिटी बताओ तो क्या बोलोगे, सर वेलोसिटी जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। वेलोसिटी जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हो लेंथ में, हाँ, और टाइम को मेजर करते हो सेकंड में। इसका जो यूनिट होगा वो लेंथ को मेजर करते हैं एसआई में, किसमें, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो तुम बोलोगे कि वेलोसिटी का जो तुम्हारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है उसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है सर। एक्सेलरेशन लिखते हैं तो होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी को फिर लिखोगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखते जा रहे हो ना, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और यहाँ पे क्या है,
टाइम भी है एक और। तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करोगे लेंथ की तरह, लेंथ की तरह, तो लेंथ की तरह तो ये हो जाएगा मीटर में, ये हो जाएगा टाइम और टाइम, तो ये क्या हो जाएगा मीटर बाय टाइम का स्क्वायर। बोलो मजा आ गया क्या तुम्हें? तो ये क्या हो जाएगा मीटर, और ये टाइम का स्क्वायर मतलब टाइम को मेजर किस में करोगे जल्दी बताओ, सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, ये मीटर बाय टाइम स्क्वायर को मीटर, ये मीटर को मीटर में मेजर करोगे और इसको सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन भी। वर्क को बोला तो वर्क क्या होता है, जूल होता है। जूल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज एस। मास को मेजर किस में करोगे, केजी में। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, एक्सेलरेशन अभी बताया मीटर बाय टाइम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर बाय टाइम स्क्वायर। और यहाँ पर सेकंड ये क्या है, ये क्या है, क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी मीटर में मेजर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर करो, तो क्या हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट करो इसको केजी मीटर स्क्वायर और टाइम को पर सेकंड स्क्वायर, ये किसमें यूज होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड का मतलब क्या होता है, नीचे आ गया, ये क्या हो गया जूल। अब ये चीज मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा क्वेश्चन में, और धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई लोग। तो बहुत सारे क्वांटिटीज जैसे वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट पे टाइम पे मेजर कर सकता है, इसीलिए डिराइव्ड है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये डिराइव्ड है। वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये डिराइव्ड है। तो यहाँ पे तुमने पूरा का पूरा चीज समझ लिया कि इस तरीके से बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। टन है एकदम मजेदार तरीके से। यस, अब देखना, अब गेम ऑन हुआ है, गेम अब ऑन हुआ है। तो ये जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं हमारे पास, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टॉर्क है, पावर है, मोमेंटम है, इंपल्स है, एंगल है, स्ट्रेन स्ट्रेस है, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है, प्रेशर है, फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंगुलर मोमेंटम है, सरफेस टेंशन है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, सरफेस एनर्जी है, इंटेंसिटी है। इन सब को अगर तुम मेजर करने बैठोगे तो तुम इसका फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे बनाएंगे सर यूनिट, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने बोला वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा और टाइम सेकंड में हो गया, मीटर पर सेकंड बन गया। एक्सेलरेशन मैंने बताया ये होता है क्या, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और टाइम, तो ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट को मीटर में और ये सेकंड का होल स्क्वायर, ये बन गया यूनिट। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम। देखते जा रहे हो क्या क्या करे जा रहा हूं मैं, हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास को मेजर करने के लिए हो गया केजी, ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया तुम्हारा फोर्स का। वर्क अगर पता है तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अगर पता है तो तुम्हें पता है इस तरीके से सर हम सबका यूनिट। काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, फॉर्मूला भी पता है तो भी हो जाता है। ये मास है, मास को मेजर करने के लिए केजी यूज होगा, वेलोसिटी को मेजर करने के लिए मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर यूज होगा, इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अगला देखो जल्दी से, पोटेंशियल एनर्जी है, mgh पता है तो भी हो जाएगा, तो m का वैल्यू हो जाए केजी, g का वैल्यू, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जल्दी से बताओ, ये एक्सेलरेशन है सर। तो ये एक्चुअल में क्या है वेलोसिटी बाय टाइम है सर, वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम है सर। बोलो मजा आया। अगला ये क्या है हाइट, हाइट क्या होगा मीटर में, तो किसे मेजर करोगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी और ये जो है काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है। ये जो है वर्क जो अभी निकाला वर्क, देखो ये भी कीचर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये तीनों बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका मैं बहुत तगड़ा यूज अभी करने वाला हूं, तुम सोचोगे कि सर ने क्या कर डाला। स्लोली ओके अंजलि बेटा, कुछ मुश्किल हो रहा है क्या, फॉर्मूला ही बोल रहे हैं, बहुत आराम आराम से सिखा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास, बहुत बेसिक से स्टार्ट लिया हूं, बिल्कुल जीरो से। चैट प्राइवेट हो गए। तो दुनिया में जितने भी एनर्जी है सबका सेम होगा, अभी तो मैं डायमेंशन पढ़ा नहीं रहा, मैं इसका बेहतरीन यूज करता हूं इस चीज का।
तुम्हें जैसे ही फोर्स मिलेगा तुम बोलोगे केजी मास बाय सेकंड स्क्वायर। तुम्हें जैसे ही यहाँ पे मिलेगा फोर्स पता है केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर है, और एक और मीटर मिला तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यूनिट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है बिल्कुल। अब इसमें तो स्पीड बन ही जाएगा ना बेटा, जब आप यहाँ पे बहुत इजी में समझ लिए हो। फिर यहाँ पे तो mgh है तो मास हो जाएगा ये kg, g होगा एक्सेलरेशन। चलिए कोई बात नहीं, फिर से बोल देता हूँ। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर तो होगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसे ही टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? फॉर्मूला आना चाहिए इसके लिए, r क्रॉस f। ये तुम्हें आता नहीं है, टेंशन मत लो ज्यादा। तो r हो जाएगा मीटर, और फोर्स का अभी तुरंत सिखाया क्या? kg। फोर्स का क्या सिखाया जल्दी बताना तो, फोर्स का क्या सिखाया जल्दी बताओ। फोर्स क्या होता है? केजी। जल्दी बताओ फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आपने बताया था सर, है ना? पक्का? तो ये क्या हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व करो तो। ये हो जाएगा कितना, जल्दी बताओ। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये देखो, ये ओ भाई साहब, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। अब पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट? पोटेंशियल एनर्जी का सेम यूनिट, टॉर्क का सेम यूनिट, काइनेटिक एनर्जी का सेम यूनिट, वर्क का सेम यूनिट। मजा आया तो आग लगा दो। इन चारों के सेम यूनिट होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क और टॉर्क। जल्दी से, जल्दी से। आकाश दिक्कत हो रही है क्या यूनिट एंड डायमेंशन में? धीरे पढ़ाना है, और धीरे कैसे पढ़ाऊं? चलो कोशिश करते हैं, चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। ठीक है, चलिए। ओके, नाउ थैंक यू। अब यहां पे देखो, मोमेंटम पावर क्या होता है? पावर होता है एफ डॉट वी। तो ये एफ होता है फोर्स, फोर्स अभी तुरंत बताया मैंने, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी अभी तुरंत बताया, मीटर पर सेकेंड। इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड का पावर 3। बोलो मजा आया? ओ भाई साहब, पावर ये होता है? हाँ भाई यही होता है। बोलो ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ये पावर है। मोमेंटम को भी पी से डिनोट करते हैं, लेकिन ये वेक्टर होता है। ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा मास के लिए केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा आंसर? केजी मीटर पर सेकेंड हो गया। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में से मोमेंटम को घटाओगे ना, तो यहाँ पे एक लॉ है कि मोमेंटम ही होता है। तो चेंज इन मोमेंटम हो या मोमेंटम हो, बात बराबर है। चेंज इन पावर हो या पावर हो, बात बराबर है। चेंज इन टॉर्क हो या टॉर्क हो, बात बराबर है। चेंज इन पोटेंशियल नहीं जो बात बराबर है। तो ये हो जाएगा इसी के बराबर, और ये जो चीज तुमने लिखा मोमेंटम उसी के बराबर। तो आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से अब मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देता हूं, घर में ट्राई करना। ट्राई इट ऑल, ट्राई इट। और इसको मैं कभी नहीं बताऊंगा जीवन में। ट्राई इट, ओके। ये क्या है? ट्राई इट। ठीक है, इसका कुछ चीज देख लो, फोर्स कांस्टेंट का देख लो, इंटेंसिटी का देख लो। फॉर्मूला लिख देता हूं। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर कैसे लिखोगे? एफ जो होता है वो के एक्स के बराबर होता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा? एफ बाय एक्स। तो जल्दी से बताओ एफ क्या होगा? जल्दी बताओ एफ क्या होगा? के जी। जल्दी बताओ के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्स है मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। के जी बाय सेकेंड का होल स्क्वायर। देख रहे हो? एफ बाय एक्स। के स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? के एफ बराबर के एक्स, एफ बराबर के एक्स। तो के को क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। के को क्या लिखोगे? एफ बाय एक्स। तो क्या लिखोगे एफ के लिए? के जी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, मीटर मीटर खत्म, तो के जी बाय सेकेंड का स्क्वायर। पक्का? सेट? कोई भी दिक्कत है तो पूछो पहले, कोई भी इतना सा भी दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो तो फटाफट से। अब स्टार्ट करेंगे कुछ बढ़िया बेहतरीन मजेदार। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। हाँ ये थ्योरी है, पहला क्लास बहुत थियोरेटिकल है, बेसिक है, इसीलिए तो बहुत सारे चीज जो है तुम कर लोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि ये ना करें और आगे निकल जाएंगे, ये मतलब नहीं है। ये नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे, इसको करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन डायमेंशंस। अब तुम्हें मजा आएगा जब अपन पढ़ेंगे डायमेंशन। लेकिन यहां तक अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाया हूं वो सब पूछना शुरू करता हूं। जल्दी बता दो। कुछ चीज में दिक्कत है? सरफेस एनर्जी,
ओके तो सरफेस एनर्जी एक्चुअल में दो तरीके से डिफाइंड होता है। ये एक्चुअल में एनर्जी के बराबर ही है। दुनिया का कोई भी एनर्जी, सरफेस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तुम्हारा एनर्जी, मेरा एनर्जी, दौड़ने वाला एनर्जी, हीट एनर्जी, उसके बाद क्या बोलोगे तुम, लाइट एनर्जी, अगर एनर्जी लगा हुआ है तो वो ऑलवेज एनर्जी है, वो ऑलवेज हाफ एम वी स्क्वायर ही है। अगर एनर्जी लगा हुआ है तो ऑलवेज एनर्जी है, चाहे कोई भी एनर्जी है। अगर फोर्स लगा है तो सारा फोर्स सेम ही है, चाहे वो टेंशन फोर्स हो, चाहे वो स्प्रिंग फोर्स हो, चाहे वो ये सब बताने वाला हूं अभी मैं। पहला क्लास है, बहुत धीरे स्टार्ट ले रहा हूँ, टेंशन मत लो। इधर देखो, पहले एक एक चीज को समझा रहा हूं मैं। पहले इधर देखो, पहले इधर देखो, कोई भी एनर्जी है इस दुनिया में, सबका सेम होगा, ठीक है। अब ये चीज सीखने का फायदा क्या हुआ सर? इसका फायदा क्या है कि बहुत बेहतरीन और तगड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत बेहतरीन और तगड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजी वे में, समझ रहे हो, बहुत इजी वे में सॉल्व होंगे। अब इसको जरा सा दिखना कि क्यों, कैसे सॉल्व होगा। अब कुछ पूछना चाहते हो तो पहले पूछ लो, 2 मिनट का डाउट ले रहा हूं मैं। इंटेंसिटी फॉर्मूला, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब देखो, तुम्हें फॉर्मूला आता है तभी कर पाओगे, है ना, तुम्हें फॉर्मूला आता है तभी कर पाओगे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी, कोई भी एनर्जी। इंटेंसिटी जो है वो कैसे के बराबर है? इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी, ये वाला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये वाला चीज भी निकाल लेंगे अपन, ठीक है। फॉर्मूला बस आना चाहिए तब, क्योंकि फॉर्मूला सबसे लास्ट में आता है, लेकिन ये चैप्टर से हमेशा 2 क्वेश्चन नीट में आता है, तो इसीलिए ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और किसी चीज से मतलब भी नहीं रखता है, इसीलिए इसको स्टार्ट लिए हैं। अब आ जाओ, जल्दी से डायमेंशंस पढ़ेंगे। रेडी हो? प्लैंक्स कांस्टेंट, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, एनर्जी से ही निकलेगा प्लैंक्स कांस्टेंट, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एच या एच सी बाय लैम्डा लिख लो, एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ को बताता है, ये सब अभी बताने वाला हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, सारा अभी बताऊंगा। तो ये हो जाएगा वेवलेंथ लैम्डा, और ये हो जाएगा सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट अभी सारा आएगा, टेंशन मत लो, अभी सारा आएगा, अभी मेन चीज अभी है, डायमेंशंस पे है, मेन चीज अभी है, सारा आएगा, टेंशन मत लो। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सब आएगा, सब 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 ए टू जेड, लेकिन अभी डायमेंशंस में उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि डायमेंशंस में वो चीज आता है, पावर भी समझ में आता है और चीजें समझ में आती है, तो चीजें डायमेंशंस में उसे कवर अप करते हैं और कहीं नहीं कवर अप करते हैं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ओके चलो, वेक्टर वेक्टर क्यों लिखे जा रहे हो जब बोल रहा हूं, सुन क्यों नहीं रहे हो मेरा बात? चलो अब मैं स्टार्ट ले रहा हूं, तुम लोग जो भी पूछे सब बता दिया। अब देखो, अब अभी जितने भी हमने फिजिकल क्वांटिटी रखे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनेंस, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनको हमने एक ब्रैकेट के टर्म में लिखना शुरू किया, और हमने एक चीज देखा कि जब मैं कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी लिख रहा था, जैसे मान लो मैं लिख रहा था, तुम्हें अभी मैंने बोला कि बेटा तुम ना स्पीड लिख के बताओ, तो स्पीड जब तुम लिखे तो तुमने क्या लिखा था? सर स्पीड होता है लेंथ, लेंथ जो कि डिस्प्लेसमेंट था, और डिवाइडेड बाय टाइम था सर। लेंथ को मेजर किया था एल में, टाइम को मेजर किया था टी में। इसको जब मैं लिखा ढंग से तो ये हो गया एल टी का पावर -1। इसको इस फॉर्मेट में लिखने का मतलब, ये जो पावर्स के टर्म में किसी को मैं लिख रहा हूं, लेंथ के पावर में, टाइम के पावर में, मास के पावर में, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी के पावर में, कैंडेला के पावर में, मोल के पावर में, एम्पियर के पावर में, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो पावर है, वो जो एक्सपोनेंट है, वही डायमेंशंस है उन क्वांटिटी का। तो अगर मैं यहां पे पूछूं लेंथ का डायमेंशंस कितना है, तो उसका आंसर है 1। टाइम का डायमेंशन स्पीड में कितना है, तो उसका आंसर है -1। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन। तो हम जब इसको रिप्रेजेंट कर लिए, तो ये चीज जो पावर के टर्म में निकल के आया, क्या निकल गया? इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट और पावर ऑफ द सिंबल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट का जो पावर है, उसमें लिखने का जो तरीका है, उसी पावर्स को हमने क्या नाम दिया है? डायमेंशन का। और ये सारे फंडामेंटल यूनिट है, इसको लिखने का तरीका क्या है? ऐसे ब्रैकेट में, ये लेंथ, ये मास, ये टाइम, ये कैल्विन, ये वाला आई भी लिखते हैं और ए भी लिखते हैं, ये वाला कैंडेलर, ये वाला मोल। तो इस तरीके से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हमने डायमेंशंस का नाम तब दिया है जब इसको किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को लिख रहे हैं तो उसके पावर्स के टर्म में लिखते हैं। यानी कि अब जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको तो हम एकदम पूरा 4 डाल सकते हैं। यस, अब कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का किसी ने पूछ दिया, तो अब तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए एफ इज इक्वल टू जी m1m2 बाय आर स्क्वायर होता है। इसमें जी को लिखो तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाय m1m2। अब ये एफ क्या है, ये एफ क्या है, ये फोर्स है। फोर्स को क्या लिखा तुमने, फोर्स को अभी तुरंत इसीलिए बताता हूं मैं, केजी याद करो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया था ना, फायदा उठा रहे हैं उसका। ये क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर का स्क्वायर, और ये मास है तो ये हो जाएगा केजी इंटू केजी। देखो जी का कितना बढ़िया चीज निकालता हूं मैं, और तुरंत डायमेंशन केजी से केजी खत्म कर देता हूं मैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं मीटर का क्यूब बाय सेकेंड का स्क्वायर इंटू केजी। तो मीटर का क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब, सेकेंड का स्क्वायर मतलब टाइम का पावर -2, और केजी का मतलब हो गया क्या, मास। ये हो गया किसका, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जी बोलो मजा आया, मैंने यूनिट जो बताया उसका मैं बेहतरीन फायदा उठा लेता हूं। यहाँ पे मैं यूनिटी में खेलता चला जाता हूं अंतिम समय तक, और अंतिम समय तक यूनिट में खेला तो देखा कि ये क्या है भैया, ये मीटर है, लेंथ से मेजर होगा तो एल का क्यूब। ये क्या है भैया, मास है, मास अच्छा नीचे है तो एम का पावर -1 लिखो, मास है तो मास ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, और या नहीं तो यहाँ पे फंसने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख भी दो, तो के जी का पावर -1, ये एम का पावर 3 और सेकेंड का पावर -2। तो इसको लिखो, के जी हो गया क्या, मास, मास का पावर -1, ये मीटर हो गया लेंथ, लेंथ का पावर क्यूब, ये हो गया टाइम, टाइम का पावर -2। देखा कितना इजी वे में तुम कर पा रहे हो। तो जो चीज पढ़ा उसी को फॉलो करते हुए चले जाओ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, जल्दी टेंशन ही नहीं होगा। इससे भी आसान फॉर्मूला बताता हूँ, चलो इससे भी आसान है क्या कुछ, हाँ है, चलो देखो। अब मैं ये मान लो किसी को लिखने का मन नहीं किया, मत लिखो, किसने बोला है, और फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो। अच्छा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या, हाँ फॉर्मूला लिखे बिना नहीं होगा बेटा, तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो एफ का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, खत्म। लेंथ बाय टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम, ये क्या हो गया, ये क्या है, आर। आर क्या है, डिस्टेंस। आर क्या होता है, डिस्टेंस, दो मास के बीच का डिस्टेंस से रिप्रेजेंट होता है ये, दो मास का बीच का डिस्टेंस से रिप्रेजेंट होता है ये। तो ये क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, ये लिखोगे आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर, और दो बार मास है तो ये हो जाएगा मास और मास। तो इसको जल्दी से सॉल्व करो तो क्या लिखोगे, मास से मास खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल क्यूब, ये ऊपर तो हो जाएगा एम का पावर -1, टी का पावर -2, टी बाद में लिखते हैं चलो। तो एम का पावर ये ऊपर गया माइनस, ये हो गया एल का पावर क्यूब और टी का पावर -2। कितनों को बात समझ में आ रहा है जल्दी से बताओ। बहुत आसान सा चैप्टर है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है। हाँ कहीं कहीं पर थोड़ा सा राइटिंग समझ में नहीं आता तो आप बोल दिया करो, लिख देंगे फिर से। क्या यहां तक तुम्हें ये बात समझ में आया है कि ये जो चीज है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हमने फॉर्मूले से बनाया। फोर्स बिटवीन टू मासेस जो होता है, अगर ये मास m1 है और ये m2 है, तो तुम लिखते हो फोर्स का जी m1m2 बाय आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे जी जो होता है वो निकालने के लिए एफ आर स्क्वायर बाय m1m2 लिखते हो। एफ को तुम लिखते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। फिर ये आर डिस्टेंस है तो ये लेंथ का स्क्वायर हो गया, दो बार मास है, दो बार मास है, मास मास खत्म हो गया, लेंथ का क्यूब हो गया और टाइम का पावर -2 हो गया। सबको बात पूरा का पूरा समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो बच्चा लोग, फटाक फट ये काम करो जल्दी से, कि ये हम निकालने लगे सर डायमेंशन। अब जल्दी से बताओ, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, प्लैंक्स कांस्टेंट का, प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए सबसे पहले देखो, ये होता है वेवलेंथ। तुम एक वेव है तुम्हारे पास, तो इसके लिए वेवलेंथ लिखो। तुम्हारे पास क्या है, एक वेवलेंथ, ये तो यहां से यहां तक क्या है, लैम्डा है। ये यहां से ये देखो, ये दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा बोलते हैं, दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा बोलते हैं, तो ये लैम्डा हो जाएगा। ओके, तो ये क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। तो इसका यूनिट क्या होगा जल्दी से बताओ, एल। मजा आया। तो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट ये एनर्जी से आता है, एनर्जी होता है hc बाय लैम्डा, एनर्जी होता है hc बाय लैम्डा। तो यहां पे ये जो h है वो क्या होगा, e लैम्डा बाय c। एच जो होगा वो क्या होगा, ई लैम्डा बाय सी। ई क्या होगा, एनर्जी। अभी मैंने एनर्जी बताया कि दुनिया का सारा एनर्जी, एम बी स्क्वायर लिखो ना। एम को क्या लिखोगे, एम क्या है, ये मास है तो मास को लिखो एम। वेलोसिटी क्या होगा, लेंथ बाय टाइम, तो ये लिखो लेंथ का स्क्वायर बाय टाइम का स्क्वायर। ये लैम्डा है, लैम्डा भी क्या है, लेंथ है। और ये सी क्या है, स्पीड। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। समझते चलिए, तो स्पीड दुनिया का सब वही होगा, क्या, लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेंथ बाय टाइम। तो क्या लिखोगे, लेंथ बाय टाइम, तो टाइम चला जाएगा ऊपर। तो अब देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज समझ में आ चुका है कि लेंथ से लेंथ खत्म, टाइम से टाइम खत्म। तो ये क्या हो जाएगा,
ml स्क्वायर टी का पावर -1। कितनों को मस्त वाला समझ में आ गया सर? अब तो हम दुनिया का कोई भी डायमेंशन लिखने के लिए तैयार है। कितनों को ये वाला चीज समझ में आ गया? हम तो अब कोई भी डायमेंशन लिखने के लिए तैयार है। ml स्क्वायर t-1। और बोलो और बोलो और बोलो और बोलो। चलो अब एक बेहतरीन चीज सिखाता हूं तुम्हें, याद रखना। पक्का? यस। चलो, तो इस तरीके से सर कोई भी कॉन्स्टेंट्स का डायमेंशन आपने लिखने सिखा दिया है। अब मान लो इंटेंसिटी का डायमेंशन लिखना है, तो आपने अभी पढ़ाया बस सर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी आपने अभी पढ़ाया सर क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय एरिया इंटू टाइम। फोर्स अभी पढ़ाया सर क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? L/T²। इंटू ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? L। ये एरिया क्या होता है? 2 बार लेंथ। और ये टाइम क्या होता है? T। देखा कैसे डायमेंशन लिख रहे हैं? ये चीज कितनों को समझ में आया? आग लगा दो और दिल बरसा दो कि सर इसमें अब कुछ याद करना पड़ेगा क्या? फॉर्मूला आना चाहिए बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आना चाहिए E/AT, है कि नहीं? फॉर्मूला आना चाहिए E/AT। बोलो जल्दी से, E/AT। सर धीरे धीरे ही कर रहा हूं यार, बहुत धीरे है बेटा, इसमें जान कहाँ है? ये फॉर्मूला बता दिया तो अब क्या लिख रहा हूं? एनर्जी क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क के बराबर होता है। फिर एरिया क्या होता है? 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ भी लेंथ, यहाँ पे सब कुछ लेंथ है। लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है। उसके बाद और क्या? रेडियस भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है। और क्या? और आदमी का लेंथ भी लेंथ है, कॉपी का भी लेंथ लेंथ है, पेन का भी लेंथ लेंथ है। और सबको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? एल 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 एल। सबको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? एल 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 एल। इंटेंसिटी क्या होगा? ये हो जाएगा। इंटेंसिटी क्या होगा? ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी दिखाओ। ये एल और ये एल और ये एल खत्म, तो हो जाएगा मास टाइम का पावर -3। खत्म, इंटेंसिटी हो गया। ठीक, और बताओ, और बताओ जल्दी से कुछ। हाँ, ये ऐसे ही है, थोड़ा सा आसान सा टॉपिक है, टेंशन मत लो ज्यादा। ठीक है, थोड़ा आसान सा टॉपिक है, टेंशन मत लो ज्यादा। और जल्दी से कुछ डायमेंशंस और यूनिट मुझे बताते चलो फटाफट से। जल्दी बताओ, कौन कौन सा बताएंगे सर? जैसे कि बताओ, एंगुलर मोमेंटम का बताओ जल्दी से। एंगुलर मोमेंटम का बताओ, एल mvr। ठीक है, तो m का बताओ, v का बताओ, r का बताओ। तो m क्या होगा? m। v क्या होता है? लेंथ बाय टाइम। पेन चलाओ तब नहीं होगा। r क्या होगा? r क्या होगा? जल्दी से बताओ, r क्या होगा? लेंथ। तो क्या लिखोगे? ml² t-1। ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बताओ। वेरी गुड, चलो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बताओ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बताओ जल्दी से। ये कहां से निकलता है? ये दो फॉर्मूला से निकलता है। फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। अब ये फॉर्मूला अगर किसी को नहीं आता तो ये मत सोचो कि ये हम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, तुम पढ़ोगे बाद में। अभी ये फॉर्मूला से निकलता है, लेकिन इतना भी मुश्किल इसीलिए स्टार्टिंग में नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो है, ये इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा। तो ये ईटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? फोर्स बाय 6 पाई आरवी। अब ये फोर्स क्या होगा? जल्दी से बताओ सर। अभी बताया आपने mlt-2। ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स। 6 पाई का कुछ नहीं होगा, ये होगा आर का लेंथ। और ये क्या हो जाएगा सर? l/t, तो lt-1। अगर ये नहीं लिखने में मजा आया तुम्हें, l/t लिख लो, l/t लिख लो, बाय वाला t ऊपर वाला t आ जाएगा। बोलो t का पावर 1। ये चीज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ मुझे, ये कितनों को आ रहा है? जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो कि कर क्या रहा हूं मैं, कर क्या रहा हूं मैं, कर क्या रहा हूं मैं। ये क्लियर हो रहा है? पक्का? तो ये देखो, ये फोर्स वाला चीज जो है वो क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन सर। मास इंटू एक्सेलरेशन सर। मास को मास में लिखेंगे, और एक्सेलरेशन ही आपने पढ़ाया सर अभी, वेलोसिटी बाय टाइम। आपने वेलोसिटी ही पढ़ाया सर, लेंथ बाय टाइम इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा मास लेंथ टाइम का पावर -2। मास लेंथ टाइम का पावर -2। पक्का? किसी को कोई चीज दिक्कत है तो पूछो, मैं बताऊंगा एक एक चीज। नहीं, अभी बहुत सारे बनाएंगे, बहुत सारे बनाएंगे। ठीक है, पक्का?
ठीक है, तो इसको सॉल्व करो आप। तो अब यह हो जाएगा मास, ये लेंथ और लेंथ खत्म कर दिया करो, तो ये लेंथ ऊपर जाएगा तो एल का पावर -1, और ये -2 और +1 हो गया -1, तो टी का पावर -1। इस तरीके से कोई भी चीज तुम बना सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझ में तुम्हें आ गया। ठीक है, पक्का? कोई बच्चा एक चीज पूछ रहा है, बताएंगे? चलो, अब वो सब बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री। अरे यार अभी शुरुआत हुआ, पहला क्लास में सब चीज थोड़ी कर देंगे, बंद करो, पहला क्लास है यार। चलो इधर आओ, अब अगला क्वेश्चंस में दिखाऊंगा ना क्या धमाका मचाएंगे अपन। अगला देखो जल्दी से, आओ कुछ और चीजें देखो। अब जैसे कि बहुत सारा डायमेंशंस जैसे कि है, जैसे मान लो स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है, लेकिन दुनिया में सारा फोर्स है, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन बाय एरिया। तो ये हो जाएगा मास, एक्सेलरेशन अभी बताया लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, और एरिया बताया लेंथ का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मास, ये लेंथ और ये टाइम, तो हो जाएगा टाइम का पावर -2 और लेंथ का पावर -1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। ओके, यहां तक ऑल ओके, डन। कैपेसिटेंस का निकालना, ये एटी ही चल रहा है आज का, एटी यही है आज का, एटी है राइट द डायमेंशंस। ठीक है, वो एटी आज का क्या है, राइट द डायमेंशंस। चलो 5 डायमेंशन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं एटी। चलो एटी स्टार्ट करते हैं, ए टी 19। चलो जल्दी से सॉल्व करते चलते हैं, फटाफट से जल्दी से बताओ। पहला डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस, जल्दी से बताओ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। दूसरा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तीसरा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस। चौथा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। सबका बताओ, चलो जल्दी जल्दी सबका बताओ। तो सबसे पहले करंट जो है इसका बताओ, मुझे इसका बताओ, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ जल्दी से बताओ, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एम्पियर, यस। तो चार्ज क्या होगा, ये चार्ज क्या होगा, चार्ज का अगर तो आपको निकालना है तो आपको करंट को दिखना पड़ेगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज जो होता है वो करंट इनटू टाइम, तो करंट होगा ए और ये टी, तो ये हो जाएगा ए टी। देख रहे हो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और अब इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, ये सब एनर्जी से निकालो, याद रखना एनर्जी से निकालो। कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी और फोर्स से निकाला करो, ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल है। कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला किससे निकालोगे, एनर्जी या फोर्स से, एनर्जी या फोर्स से, एनर्जी या फोर्स से। अच्छा, तो एनर्जी या फोर्स से निकालेंगे, हाँ। जैसे रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को कैसे एनर्जी में लिखेंगे सर, तो तुम्हें याद करो हीट एनर्जी क्या लिखते हैं, I² RT। अरे वाह, तो आर क्या होगा जल्दी से देखो, यह है एनर्जी, ये क्या है एनर्जी, डिवाइडेड बाय I² इंटू टी। देखो निकल गया, एनर्जी अभी पढ़ाया क्या, दुनिया में कोई भी एनर्जी वर्क के बराबर होता है, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, mL/T² हो गया इंटू एल। देखो mL/T² इंटू एल हो गया, ये क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया एनर्जी, डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, आई क्या होगा जल्दी बताओ, ए के बराबर हो गया एम्पियर का स्क्वायर, और ये टी क्या है टाइम। इसको सॉल्व करो, देखो क्या लिखोगे, ये जगह mL² टी का पावर -3 ए का पावर -2, ये है सर रेसिस्टेंस। हाँ, मजा आया, mL² टी का पावर -3, यस शीतल बेटा, है ना, और ए का पावर -2, ए आप नहीं लिख पाए थे, तो ये समझते जा रहे हो, यस फॉर्मूला सीट दूंगा, टेंशन मत लो, सारे के सारे। कैपेसिटेंस का एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, कैपेसिटेंस में एनर्जी होता है हाफ Q²/2C, Q²/2C इज इक्वल टू एनर्जी, तो यहां से C निकालो, तो C बराबर क्या होगा Q²/2E, और Q का क्या होगा, अभी पढ़ाया AT, तो ये होगा A²T², और ये क्या होगा 2 का कुछ नहीं, एनर्जी क्या होगा, अभी पढ़ाया सर, एनर्जी होता है क्या, ये mL² टी का पावर -2, तो ये हो जाएगा mL² टी का पावर -2।
इसको सॉल्व कर लेंगे सर, सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा जल्दी बताओ, सी का डायमेंशन क्या होगा कैपेसिटेंस का, ये ऊपर जाएगा m का पावर -1, ये ऊपर जाएगा l का पावर -2, ये ऊपर जाएगा, अब t का पावर 2 और 2 4, t का पावर 4 और ये a का पावर 2। कितना मजा आया देखो, हाँ सर एकदम सही। इंडक्टेंस में एनर्जी क्या है सर, ये इंडक्टर ऐसा ऐसा फोटो होता है, रेसिस्टर जो होता है वो ऐसा ऐसा फोटो होता है, और ये कैपेसिटर जो होता है वो ऐसा ऐसा फोटो होता है। इन सबको एनर्जी से हम बनाते हैं। तो आपको फॉर्मूला आएगा तो आराम से लिख पाएंगे, फॉर्मूला नहीं आएगा तो नहीं लिख पाएंगे। और तो इसीलिए फॉर्मूला आएगा धीरे धीरे जब चैप्टर कवर अप करेंगे बेटा, धीरे धीरे जब चैप्टर कवर अप करेंगे तो ये भी आ जाएगा। अब इंडक्टेंस देखो एल, तो एल क्या होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, ये भी एनर्जी के बराबर होता है। तो एल किसके बराबर होगा, 2e बाय आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2e क्या अभी बताया सर, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, यानी कि ये एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, और आई क्या होगा एम्पियर का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 ए का पावर -2। देखते जा रहे हो सारा का सारा तुमने कर डाला, पक्का। एनर्जी का बेहतरीन यूज। अब किसका पूछ रहे हो, परमिटिविटी का, परमिएबिलिटी का, इसको भी निकालो। चलो चलो, तो इसको किससे निकालेंगे, फोर्स से निकालेंगे। क्योंकि फोर्स क्या होता है, अगर यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो फोर्स होता है इनके बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बताऊंगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये चाहिए तो ये इधर कर दो, तो ये नीचे कर दो, तो हो जाएगा Q1 Q2, ये 4 पाई कांस्टेंट, इसका डायमेंशन नहीं होगा, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा, ये हो जाएगा F R स्क्वायर। तो होगा Q क्या था अभी पढ़ाया 80, ये भी 80, ये भी 80। अच्छा, ये फोर्स क्या होगा अभी पढ़ाया ml स्क्वायर टी का पावर -2, और ये R क्या होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है लेंथ, तो ये हो गया लेंथ का स्क्वायर, सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो गया, ये ऊपर में गया m का पावर -1, ये l स्क्वायर है, और ये l का पावर -4, ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा और 2 पहले से है, तो ये हो जाएगा टी का पावर 4, ये माइनस ऊपर चला जाता है, तो ये 2 इधर और 2 इधर 4, और ए का पावर क्या लिखोगे 2। कितनों को मजा आया, जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, यही तभी से बोले रहा, तो इसी को बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन को, परमिटिविटी, या इसको ही बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी बोल सकते हो तुम। क्या सारा का सारा चीज समझ में आ रहा है, एकदम डायमंड क्लियर है। डायमेंशंस किसी चीज का निकाल लोगे, बस सोचते चलो निकालते चलो। जैसे मान लो किसी ने बोला मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने, ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, कौन सा क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5, तो छठा क्वेश्चन ये हो गया। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन यहाँ पे बना दे रहा हूँ। सातवां क्वेश्चन अगर किसी ने पूछा, क्या पूछा सर, सातवां क्वेश्चन किसी ने पूछा मान लो क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का बताओ, किसी ने पूछा आठवां क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ, तो ये सब फोर्स से निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q इंटू ई के बराबर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, फोर्स होता है Q इंटू ई के बराबर, और यहां से ई क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, ये क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा F बाई क्यू के बराबर। F क्या होगा जल्दी बताओ, F होगा mlt -2 मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये Q क्या होगा 80। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा m, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो l, ये ऊपर जाएगा t का पावर -3, ये हो जाएगा a का पावर -1 t का पावर -3, ये हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा जल्दी बताओ, सर ये भी फोर्स से निकलेगा, ये कैसे निकलता है QVB, ये सब फॉर्मूला है बेटा। QVB साइन थीटा होता है एक्चुअल में, लेकिन साइन थीटा का डायमेंशन कुछ भी नहीं होता, हमेशा 1 होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो Q क्या होगा 80, लिख लो 80। वेलोसिटी क्या होगा L/T, लिख लो L/T। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा B, ये क्या है फोर्स के बराबर, फोर्स क्या होगा ml स्क्वायर t का पावर 2। अब यहां से देखो ये निकल जाएगा B, तो B निकाल लो, तो पहले फॉर्मूला निकाल लेते तो और आसान होता है F/QB से। चलो वही करो, इतने बार से वही कर रहे हो तो अब भी वही करो। इसका साइन थीटा का नहीं होता है कुछ भी, 1 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा F/QV, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, F ये हो जाएगा mlt -2, और ये क्या होगा Q का 80, और V का क्या होगा lt -1। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा। तो क्या तुम कोई भी डायमेंशन अगर निकाल दोगे तो जल्दी से, कहां पे दिक्कत बोल, कहां पे रॉन्ग बोल रहे हो, कौन सा रॉन्ग है 6, कहां पे, ये गलत है,
ठीक है, समझ में आ गया। ये एम एल टी माइनस टू है ना, सही है ना, एम टी माइनस टू, ठीक है ना। अब ठीक है, करेक्ट, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे ये मस्त मस्त बोला मेरे, ये पागल नियर फरार है। अरे क्या हिंदी बोला बेटा तेरे यार, मजा आ गया मजा, क्या बात है बेटवा। अरे यार ये चीज देखो तो क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, ये अगर समझ लिए ना तो जितना स्पीड मेरा है ना उससे खतरनाक स्पीड तुम्हारा होगा। तभी चैट में देख रहे हो तुम, दिल और आग बरसेगा अभी। बताओ यार बच्चों। अरे एक बच्चा बोल रहा है पागल नियर पर आ रहे हैं। अरे यार मस्ती बोला बेटा तूने यार, थैंक यू, लव यू बेटा। बता कोई दिक्कत है तो बता देता हूँ, पागल नियर क्यों पर आऊंगा। फॉर्मूला पुटिंग और आंसर गेटिंग, अब इसको पागल नियर ही तो पढ़ना पड़ेगा। बोला तारा भैया, समझ में आबल बा कि नहीं खेबा, अवल बा, समझ में आबल बा कि नहीं खेबा, पागल नियर पढ़ाए थे बा। हाँ। मजा आ गया यार इसका कमेंट देख के, बोला पागल नियर पढ़े थे वाह। सबको एकदम मस्त वाला समझ आ रहा है। और थोड़ा सा समझो, अगर कोई बच्चा ऐसा है ना रियल में कि वो नहीं समझ पा रहा है कि सर पागल नियर क्यों पढ़ा रहे थे, तो वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम्हें आता है तो ये कुछ जान ही नहीं बचा अब इसमें। ये निकाल लिया, अब क्यू को बता दिया एटी होता है, एटी होता है, फोर्स बता दिया एम एल टी माइनस टू होता है, ये डिस्टेंस होता है एल स्क्वायर। क्या है यार इसमें, अब ये ऊपर ले गया इधर उधर कर दिया, हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यूवीबी, अब बी को यहां निकाल दिया, एफ बाई क्यू बी, एफ होता है एम एल टी माइनस टू, क्यू होता है एटी और वी होता है एल टी माइनस वन। इसको सेट कर दिया, ऊपर ले जाके खत्म कहा है। ये फॉर्मूला होता है बराबर क्यू इंटू ई, फॉर्मूला आता है तो काम आता है, फॉर्मूला नहीं आता काम नहीं आता। बोलो बच्चों, कुछ भी जान है तो रुकू मैं, पागल नियर ना करूं। पागल नियर, ये क्या मस्त बोला था बेटवा ने। ऐसे ही ये सब चीज, तो क्या हम किसी भी चीज का डायमेंशन लिखते हैं? यस, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला है कि डायमेंशन लिखने के टाइम पे एनर्जी और फोर्स का ऑपरेशन करके रख दो, एनर्जी और फोर्स का ऑपरेशन करके रख दो, मजा ही आ जाएगा। तो इन सब के फॉर्मूला सीट में कोशिश करता हूं कल लेके आऊंगा, पक्का कल लेके आऊंगा, तो तुम लोग एकदम सब लाल पीला दिल बरसाते रहो, करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। सारा का सारा चीज यूनिट्स के बारे में और डायमेंशंस के बारे में आज अपन ने बेसिक स्टार्ट किया। फर्स्ट क्लास में कुछ थोड़ी होता है यार, डायमेंशन लिखना सिखा रहा हूँ, वो भी फॉर्मूला से, तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बताया यूनिट की जरूरत क्यों होती है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ठीक है पक्का। चलो थैंक यू, लव यू, बाय बाय बच्चा लोग। मिलेंगे फिर से एक और भयानक सिलेक्शन में, मजेदार सिलेक्शन में कल आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चा लोग, ठीक। फॉर्मूला सिर्फ दे दूंगा, डोंट वरी सबका। और वैसे क्या तू रट्टा थोड़ी मारोगे। एटी बेटा, सीमा बेटा, एटी हम डेली लेते हैं। आज 19 नंबर का टेस्ट है जिसमें कि 10 क्वेश्चन मैं खुद लेके आता हूँ। आज बहुत छोटे छोटे थे तो छोटे थे, जब बड़े क्वेश्चंस लेते हैं तो 5 ले लेते हैं। और यह है एटी हमारा, जो कि ये टेस्ट मैंने बनाया हुआ है। आज 19वां क्लास हमारा है और हमने 19th टेस्ट ले लिया है। हर एक दिन 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 3 को 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ऐसे करके ऑन एवरेज किसी दिन 7-8 भी हो जाता है। तो ये हम लेते हैं पर डे टेस्ट क्लास के बाद, जिससे आपका कोई स्पीड अप हो जाता है। तो जो पढ़ाते हैं उसी के ऊपर टेस्ट होता है, जो पहले पढ़ाया उसके ऊपर होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक और मस्त वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बच्चा लोग। वेक्टर वाला चीज कल पक्का करा दूंगा, ठीक है। चलो बाय।